नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ अपने विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री के मेंस की सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, जिसमें हम यहां पर 1815 मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद का चरण है, जिसमें नेपोलियन के चरण को देखेंगे और उसके बाद 1830 और 48 के जो यूरोपीय राष्ट्रवाद की जो भूमिका है, जिसके अंतर्गत आगे चलकर जिसमें वियना जो अपना सम्मेलन हुआ था 1815 का, वो भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली का एकीकरण देखेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है। और साथ ही दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए और साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए संचालित किए जा रहे हैं। तो आप उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो कि 7838692618 है, आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी जो अपडेट्स होती हैं एग्जाम से रिलेटेड वो बिल्कुल फ्री में वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप उसे भी ज्वाइन करके उसका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी विश्व इतिहास की सीरीज जो मेंस की चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको छोटी सी कहानी भी बताई थी कि किस तरीके से हमको नेपोलियन की चर्चा करनी है। देखिए, ये जो फेज है आपका 1799 से 1815, देखिए फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा बहुत ही समग्रता में किया है हमने, उसी का कंटिन्यूएशन है। इसलिए लगातार आप रिवीजन करते चलिए, क्योंकि विश्व इतिहास में सारी जो घटनाएं हैं वो श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कि हम नेपोलियन बोनापार्ट को देखेंगे इस हिसाब से कि उसका उदय किस हिसाब से हुआ, उनके कार्य किस हिसाब से हैं, और उसके बाद महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, और फिर नेपोलियन का पतन किस तरीके से होगा, जिससे आगे जो है वियना जो सम्मेलन होगा 1815 में, उसका मार्ग प्रशस्त होगा। और हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस के दृष्टिकोण से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेपोलियन के कार्य। क्यों? क्योंकि संविधान का शासन, लोकतंत्र का विकास, कानून का शासन, तो ये सब जो आधुनिक परिवर्तन हो रहे थे, मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये जो थीम है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो हम देखेंगे लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विकास के स्वरूप में, और उसी के पैरेलल वहां पर उदारवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी और जो व्यवस्थाएं हैं आर्थिक क्षेत्र में, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम अब नेपोलियन की चर्चा करेंगे। मैंने आपको एक ब्रीफ में कहानी पहले ही बता दी थी। तो अब हम लाइन बाय लाइन जो हमने टॉपिक्स निकाले थे, जैसे उदय के जो कारण हैं, है ना, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि नेपोलियन जो थे बहुत ही योग्य थे, किस किस हिसाब से जो उन्होंने अपनी रणनीतिक और जो सैन्य उनकी जो अपनी एक क्षमता थी, उसको जिस तरीके से उन्होंने वहां पर क्या किया था, दोहन करके सबके सामने प्रदर्शन किया था, तो उससे सारा जो फ्रांस था वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि वो राजतंत्र के अगेंस्ट में लोकतंत्र का भी समर्थन कर रहे थे, संविधान के शासन को भी समर्थित कर रहे थे। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उनका उदय हुआ था। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे नेपोलियन के उदय को, तो हम हेडिंग बना लेंगे कि नेपोलियन का उदय जो है वो किस तरीके से हुआ और कौन से वो कारक थे जो जिम्मेदार थे नेपोलियन के उदय में। तो सबसे पहले जो तत्कालीन उस समय की परिस्थितियां थी फ्रांस में, ठीक है ना, उनका बहुत ही बड़ा अहम भूमिका है, अहम रोल है उनके उदय में। किस तरीके से? जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति आई, तो फ्रांसीसी क्रांति आई तो क्या आया भैया? आधुनिक परिवर्तन हुए। किस तरीके से? कि संविधान का शासन होगा, है ना, तो संविधान का शासन होगा तो आम आदमी को भी मिलिट्री में, सैनिक जो आपकी सैन्य टुकड़ी थी उसमें क्या हुआ, उसमें उनको वहां पर जगह मिली, जिसमें से नेपोलियन भी एक था। तो नेपोलियन को उस फ्रांसीसी क्रांति के कारण, जहां पर अब योग्यता के आधार पर, पहले क्या होता था, कुछ विशेष वर्गों की ही जो नियुक्ति थी वो वहां पर किया जाता था आर्मी वगैरह में, तो अब एक आम इंसान की भी नियुक्ति वहां पर होने लगी। तो नेपोलियन को सैन्य स्कूल में प्रवेश मिलता है। कहां मिलता है? सैन्य स्कूल में प्रवेश मिलता है, और वो अच्छे स्कॉलर
कैरेक्टर भी थे और सीखने की क्षमता और उनके अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं थी। तो उनको जब क्रांति के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई तो वो उनका निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। एक दो एग्जाम्पल पेरिस वाला है ना, मैंने आपको बताया भी था, तो आप उन सबको इंटरकनेक्टेड रखिएगा। तो पहला हमारा जो मेन जो पॉइंट हो गया वो ये हो गया कि भैया क्रांति के कारण सैन्य स्कूल में इनको प्रवेश मिला और क्रांति के दौरान जो भी जिम्मेदारियां उनको प्रदान की गई उनका निर्वहन वो बहुत अच्छे से करते हैं। एक आध एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, जैसे पेरिस वाला और निशस्त्रीकरण वाला और भीड़ पर जो नियंत्रण वाला, उनको जिम्मेदारियां दी गई थी। दूसरा यह कि क्रांति के दौरान अगर हम देखें विशेषकर जो जैकोबिन, जो अपन आतंकवाद का काल देखे थे, जैकोबिन जो मतलब उग्र जो राष्ट्रवाद का शासन काल था, है ना, जब फ्रांसीसी क्रांति अपन पढ़े थे, तो जो जैकोबिन्स का जो शासन काल था उसमें बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं की गई और उन लोगों की हत्याएं की गई जो कि प्रतिभावान थे। तो अब जब प्रतिभावान बहुत सारे व्यक्तियों की हत्याएं कर दी जाएंगी तो क्या होगा, वहां पर फ्रांस में प्रतिभा शून्यता जो होगी वो आकार ग्रहण करेगी। मतलब प्रतिभा शून्यता का एक दौर आएगा, एक स्थिति उत्पन्न होगी और जिसका लाभ मिलेगा किसको, नेपोलियन को, क्योंकि वो योग्य तो थे। ठीक है ना, तो उसका भी फायदा नेपोलियन को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं हमको थीम को समझने के लिए, इसलिए हम नेपोलियन को उदय को देख रहे हैं। तीसरा ये कि जो डायरेक्टरी का शासन था, जिसको 3 पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड करके 5 पार्ट में डिवाइड करके शासन किया जा रहा था ना डायरेक्टर्स के माध्यम से, जिसको डायरेक्टरी के शासन का हम संज्ञा देते हैं, है ना, मतलब जो 95 का दौर चल रहा था, ठीक है, 1795 तक। तो डायरेक्टरी के शासन से समाज में व्यापक असंतोष था। क्यों था, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार अब व्याप्त हो चुका था। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हम यहां पर नोट डाउन करेंगे वो ये है हमारा कि जो विदेशी या जो बाह्य आक्रमण होता था उससे भी क्रांति जो समर्थक थे वो चिंतित थे। क्यों, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रिया था और ऑस्ट्रिया के संबंध, देखिए यूरोप का पूरा मैप यहां पर आप कमांड में रखिएगा, है ना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, उससे आपको ये समझने में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपकी जो ग्राह्यता है वो क्या सुग्राह्यता में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर जैसे ऑस्ट्रिया था और ऑस्ट्रिया के साथ और भी जो वहां पर राजतंत्र थे तो वो आक्रमण कर रहे थे कि भैया यहां पर जो फ्रांस में लोकतंत्र है, अब यहां पर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र यहां पर रहेगा तो आसपास के हमारे राज्यों में भी आएगा, तो वो उसका विरोध कर रहे थे। तो यहां पर किसका विरोध चल रहा था, मैंने पहले ही बताया आपको, लोकतंत्र वर्सेस राष्ट्रवाद का। मतलब जो राजतंत्र है ना, लोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का एक फेज हो गया और एक जो हो गया आपका वो राजतंत्र मतलब मोनार्की का, जो पुराने ढर्रे पर चल रहे थे। तो ऑस्ट्रिया पावरफुल था, वो चाहता था कि भैया इस तरीके का जो है व्यवस्था हमारे यहां ना है, हमारे यहां तो राजतंत्र चलता रहे। तो इस तरीके के जो बाह्य आक्रमण थे उससे भी आपके क्रांति समर्थक जो थे वो बहुत चिंतित थे और इसी का फायदा उठाएंगे नेपोलियन और बन जाएंगे शासक, अपने को सम्राट घोषित कर देंगे। तो आगे देखेंगे अपन। इसके बाद जो सेकंड जो आपका इसके अंतर्गत सब पॉइंट है वो है नेपोलियन की योग्यता। एक तरफ तो जो परिस्थितियां थी तत्कालीन वो उनके अनुकूल थी और दूसरी तरफ जो उनकी सैन्य उपलब्धियां थी जिसके कारण उनकी लोकप्रियता जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पूरे फ्रांस से फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में। जैसे विशेषकर आप देखेंगे तो जो उनका ऑस्ट्रिया का अभियान था और जो आपका इटली के विरुद्ध अभियान था, इनके कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ती। देखिए कहानी और जो अपना थीम है वो बहुत सिंपल है, उसमें एक हमने फैक्ट डाल दिया कि भैया विशेषकर जो ऑस्ट्रिया और इटली के विरुद्ध अभियान था उसके कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी। तो तर्क के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से वहां पर आपने अपने आंसर को प्रभावी बना दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो नेपोलियन के अंदर जो नेतृत्व कर्ता का जो गुण था, जो आज भी हम पढ़ते हैं लीडरशिप क्वालिटी, उसके साथ ही जो प्रशासकीय गुण थे, जो प्रशासकीय क्षमता थी उनकी, जो प्रशासकीय कुशलता भी उनके पास विद्यमान थी और क्रांति के दौरान जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी उनका वो कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा इसमें ये होगा कि 1799 में इसी पृष्ठभूमि में फ्रांस की सत्ता पर जो नेपोलियन थे वो अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। जब वो वहां से लौटेंगे बाहर से जो अपने अभियान से, तो वो यहां पर पहुंचेंगे, ब्रिटेन से हार वार के पहुंचते हैं वो वहां पर, तो अब वो समझ जाते हैं कि भैया अब बंदूक की नोक पे वो शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। ठीक है ना, तो 1802 में क्या करेंगे, नेपोलियन की प्रथम पार्षद के रूप में आजीवन पद पर बने रहने का प्रावधान कर देंगे स्वयं को। और 1804 में जनमत संग्रह
के द्वारा सम्राट की उपाधि वो ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरीके से नेपोलियन का उदय होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है जीएस के दृष्टिकोण से, कि नेपोलियन के ऐसे कौन से कार्य हैं। देखिए, नेपोलियन ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि उसे उसके 40 युद्धों की विजय के कारण याद नहीं रखा जाएगा, जो आधुनिक जो राजनीतिक आयामों पर उनके जो सुधार हैं, जैसे कानून का शासन है, आधुनिक कानूनों का जो संकलन है, जो संहिता, जो कानून की जो संहिता का जो उन्होंने निर्माण किया है, उसके कारण उनको याद रखा जाएगा। ठीक है, तो जो हम नेपोलियन के कार्य देखेंगे उसमें हर कार्य को हम मतलब उसके सकारात्मक पक्ष की चर्चा करेंगे और उसके नकारात्मक पक्ष की चर्चा करेंगे। तो इसमें हम कुछ सब पॉइंट्स बनाएंगे, जिसमें पहला जो हमारा सब पॉइंट होगा वो साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि जो आपने सुना होगा कि पूरा यूरोप जो है वो कहां पर, मतलब नेपोलियन के पांव पे मतलब लौट रहा था, मतलब उनके अंतर्गत ही वो था नेपोलियन, है ना। बोलते हैं ना कि जिस तरीके से फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरे यूरोप को छींक आती है, जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति, उस तरीके से नेपोलियन की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे पूरे यूरोप और वो पूरे यूरोप पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत हम देखेंगे तो बहुत ही कम समय में नेपोलियन ने यूरोप के बहुत बड़े जो भूभाग था, जो क्षेत्र था, राज्य क्षेत्र, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे हॉलैंड है आपका, बेल्जियम है आपका, इटली है आपका, जर्मनी है आपका, स्पेन है इत्यादि। तो इन राज्यों का उन्होंने क्या कर दिया, राजनीतिक पुनर्गठन। अब जो हमारा टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री में है कि राजनीतिक सीमाओं का क्या पुनर्सीमांकन, तो पुनर्सीमांकन कैसे होता है, जैसे चेंजेस होते हैं यही तो पुनर्सीमांकन है, उसको अलग करके पढ़ने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, सारी चीजें हम साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे चरण में हम आगे बढ़ेंगे। तो भैया इनने क्या किया, नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जहां जहां विस्तार किया वहां पर उनका राजनीतिक जो मानचित्रण था उसको चेंज कर दिया और राजनीतिक पुनर्गठन किया। तो फ्रांस के समान अब जब वहां पर वो राजनीतिक पुनर्गठन करेंगे, इटली में, जर्मनी में, स्पेन में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, तो क्या करेंगे, जो आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं थीं जैसे कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाएं, इनका वहां पर क्या करेंगे, गठन करेंगे, उसकी स्थापना करेंगे, साथ ही वहां पर संविधान और मतलब कानून का शासन स्थापित करेंगे। इसका मतलब क्या, फिर अपनी थीम पर आ गए अपन कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का प्रसार होगा। ठीक है, जो शुरू हुआ था अमेरिकन क्रांति से, वहां से गया फ्रांस, अब फ्रांस से पूरे के पूरे यूरोप में, और आप देखेंगे कि किसी ना किसी तरीके से 1870 तक के दशक में पूरे यूरोप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का विकास हो जाएगा और वो मूर्त रूप ग्रहण कर लेगा। ठीक है, हालांकि इसके अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखें अगर अपन, तो इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि जो विजित क्षेत्र होते थे ना, जहां जहां वो अभियान करता था नेपोलियन, तो वहां पर शासन के लिए जो शासक जिसको बनाया जाता था वो उसके परिवार के ही लोग थे। अब देखिए यही चीजें इसको बर्बाद करेंगी। संविधान का शासन लोकतंत्र लेके आया तो आम जन ने इसका क्या किया, सपोर्ट किया। अब जब लोकतंत्र की आड़ में ये तानाशाह बन जाएगा तो वही जनता इसको उखाड़ फेंकेगी और सब मिलकर जो शक्तियां हैं वो इसको उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि वो राजतंत्र समर्थक है, उनका हित अलग है। देखिए, जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड हिस्ट्री में इतिहास भी देखते हैं, तो उसमें अगर किसी तरीके का क्लैशेस आता है तो अपने हितों को लेकर आता है, जिसको बोलते हैं परस्पर हितों का संघर्ष। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो विजित क्षेत्र होते हैं वहां पर वो अपने परिवार के लोगों को ही शासक बनाएगा। तो भैया आपने बात की कि हम विकेंद्रीकरण करेंगे, केंद्रीकरण की जगह हम विकेंद्रीकरण लाएंगे, जो नए राजनीतिक जो उदारवादी जो परिवर्तन है उनको मूर्त रूप प्रदान करेंगे। और आप तो फिर वहीं चले गए लौट के कि अब विकेंद्रीकरण नहीं कर रहे, आप तो केंद्रीकरण कर रहे हैं कि जो सत्ता है वो परिवार के कुछ लोगों तक सीमित हो जाएगी। तो जब इस तरीके का वो कार्य करेंगे तो इन जो विजित क्षेत्र थे वहां पर वो उपनिवेशों की भांति ही इन क्षेत्रों का शोषण भी करेंगे। तो अब क्या होगा कि वही नेपोलियन के विरोध में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की लहर चलेगी, जो आगे जाके नेपोलियन के पतन का कारण बनेगी। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर हम दूसरा सब पॉइंट देखें इनके कार्यों के अंतर्गत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक जो आपकी विधि, जो कानून का संकलन था, वो पॉइंट आएगा। और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नेपोलियन के प्रयासों से आधुनिक कानूनों का संकलन हुआ। इसमें आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, जैसे हमारे भारत में होता है कि सिविल कोड है आपका, है ना, सिविल कोड हो गया आपका, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया आपका, जैसे हमारे आईपीसी है वहां पर पीनल कोड बनाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया, कमर्शियल कोड बनाया गया। ठीक है, तो इन कानूनों को फ्रांस के साथ साथ जो भी उसके अधीनस्थ क्षेत्र थे वहां भी लागू किया गया। और आज भी आप देखेंगे ना
तो वहां पर किसी ना किसी रूप में इन कानूनों का संकलन किया गया। जैसे अब हमारे यहां देखिए अंग्रेज चले गए, लेकिन क्या हमने आईपीसी बदल दिया, सीआरपीसी बदल दिया? नहीं। जो अच्छे बिंदु हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, लोकतांत्रिक शासन के लिए, वो अभी भी हमारे यहां क्या है, सम्मिलित हैं। हालांकि उनमें से कुछ रेट्रोस्पेक्टिव है और कुछ जो है रिग्रेसिव नेचर के हैं, है ना, तो वो भी वहां पर हैं, तो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, इसीलिए संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके साथ अगर देखा जाए कि इसके साथ इसका अगर आधुनिक जो कानूनों का संकलन था, इसका नेगेटिव पक्ष देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे इसमें इसकी कुछ सीमाएं थी। जैसे जो उत्तराधिकार का कानून था उसमें जो मेल्स थे, पुरुष थे, उनको अधिक महत्व दिया गया। और अगर आप आर्थिक विवाद देखेंगे तो जो आर्थिक विवाद था उसमें व्यापारिक जो वर्ग था, जिसको बुर्जुआ वर्ग भी बोला जाता है, बुर्जुआ ज्यादा सही शब्द नहीं है, व्यापारिक वर्ग लीजिए, तो उसको अधिक महत्ता देते थे। ये कि अगर कोई विवाद हुआ तो जो पक्ष रखा जाएगा तो उसमें व्यापारियों को अधिक महत्ता दी जाएगी। तो देख रहे हैं किस तरीके से नेगेटिव पक्ष भी उभर कर सामने आ रहा है। इसके बाद अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो क्रांति काल की तरह नेपोलियन ने भी शिक्षा को जो धर्म का प्रभाव था, जो चर्च का प्रभाव था, उससे क्या किया, मुक्त कराया। ठीक है, और साथ ही जो आपकी प्राथमिक मतलब प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन थी, जो आपकी माध्यमिक लेवल की जो शिक्षा थी, और जो हाई लेवल की जो हायर एजुकेशन का जो आयाम था, जो उच्च शिक्षा का आयाम था, उसके विकास के लिए भी इन्होंने नीतियां बनाई। और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम है नॉर्मन। कहीं कहीं आपको किताबों में नॉर्मल भी मिलेगा, तो नॉर्मन या नॉर्मल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, अब इसका भी नेगेटिव पॉइंट है कि जो शिक्षा का प्रत्येक स्तर था उस पर इन्होंने क्या किया, सैनिक शिक्षा, जो सैनिक शिक्षा है और जो राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, और नेपोलियन का जो महिमा मंडन है उस पर बल दिया। अब देखिए साथ ही नेपोलियन के अंदर अहंकार आएगा और वही अहंकार उसको ले डूबेगा। अब देखिए जो भी मतलब सरकार होती है, चाहे देश कोई भी हो, इतिहास पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम भी पढ़ते हैं ना, तो बोलते हैं ये जो किताब है ये तो भैया मार्क्सवादी है, ये तो कांग्रेस के समर्थन में है ना। तो ये इस तरीके का जो इतिहास होता है, हमेशा शासक वर्ग जो है उसको अपने तरीके से वहां पर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। ये एक सामान्य लक्षण है। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर हम देखें इसका नेगेटिव पॉइंट, तो जो भी उच्च शिक्षा थी, जो उच्च शिक्षा का जो भी आयाम था फ्रांस में, वहां पर नेपोलियन ने अपना सशक्त सरकारी नियंत्रण बना रखा था। इसके बाद जब हम अपने नेक्स्ट सब पॉइंट पे चलेंगे तो धर्म के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया, तो देखिए नेपोलियन ने पोप से समझौता जरूर किया था। ठीक है, तो ताकि जो अंतर विरोध है, जो किसी तरीके की आंतरिक डिस्टर्बेंस है, आंतरिक अशांति है, उस पर क्या किया जाए, मतलब शांति की स्थापना की जा सके। ठीक है, और इस समझौते को करके वो जो धार्मिक सहिष्णुता थी उसको बनाए रखना चाह रहे थे, और जो धार्मिक तनाव था उसको कम करने की कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की थी। अब ये जो समझौता हुआ था नेपोलियन और पोप के मतलब मध्य, उसके अंतर्गत नेपोलियन ने बोला कि जो कैथोलिक आपका धर्म है, जो आपका कैथोलिक धर्म है, वो आपका कैथोलिक धर्म बहुसंख्यकों का धर्म है। किसका है, बहुसंख्यकों का धर्म है। और वहीं पोप ने भी क्रांति काल में हुए परिवर्तन, जैसे कि परिवर्तन यह कि पोप का शासन नहीं रहेगा, वहां पर क्या होगा कि पोप को भी टैक्स देना पड़ेगा, उनको भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए शपथ लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके के जो प्रावधान हुए, जो आधुनिक परिवर्तन हो रहे थे, उनको भी स्वीकारा पोप ने, क्योंकि बोला कि भैया समय ऐसा है, अभी तो स्वीकार लो। अब पहले जैसा माहौल नहीं है कि पोप की सत्ता जो है, राज्य की भी सत्ता जो थी, जो राज्य का प्रभुत्व होता था, उसको भी नहीं स्वीकारती थी। ठीक है ना, तो विशेषता थी इस, अगर इस काल में हम देखें कि जो विशेषताएं थी वो क्या थी, आपकी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, चुनाव, कानून का शासन, योग्यता के आधार पर चयन, ये सब जो भी सुधार हो रहे थे, इसको भी आपके पोप ने स्वीकारा। ठीक है ना, और नेपोलियन ने थोड़े बहुत संशोधनों के साथ इन सुधारों को जारी रखा। ठीक है, अब जो कुछ प्रमुख संशोधन थे वो किस तरीके के थे कि परिवार के सदस्यों को, ये नेगेटिव पॉइंट है, परिवार के जो सदस्य होते थे उनको इंपॉर्टेंस देना, उनको जो बहुत महत्वपूर्ण पद होते थे उन पर उनकी नियुक्ति करना। फिर इसके साथ ही जो वंशानुगत व्यवस्था थी उसको भी ये बनाए रखने का प्रयास करता था, और निर्वाचित पदों पर भी अपने बहुत ज्यादा भरोसेमंद व्यक्तियों की नियुक्ति करता था। ये क्या करता था कि किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, इसीलिए अंतिम में जाके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी जो इसके थे, इसके खिलाफ हो जाएंगे नेपोलियन के, और नेपोलियन के पतन का महत्वपूर्ण आयाम बनेंगे। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो आर्थिक विकास हेतु भी नेपोलियन ने काफ़ी सारे कदम उठाए। जैसे व्यापक स्तर पर इन्होंने जो सड़कें थीं और नहरें थी, इसका निर्माण कराएंगे। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपका वित्तीय संस्थान है, उसके अंतर्गत ये बैंक ऑफ
फ्रांस की स्थापना करेगा। किसकी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन हेतु प्रदर्शनी का भी आयोजन करेगा। ठीक है, नेपोलियन। और उसके साथ ही जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उसके आयात पर भी प्रतिबंध लगा देगा। और उसी के संदर्भ में हम महाद्वीपीय व्यवस्था देखेंगे आगे, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक तरीके की आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। कौन? फ्रांस, मतलब नेपोलियन, है ना, क्योंकि वो ब्रिटेन से मतलब ब्रिटेन पर भी अपनी प्रभुता जो है स्थापित करना चाहता था और ब्रिटेन से लगातार वो 3 बार हारेगा भी, है ना। तो ये अप्रत्यक्ष तौर पर वो उससे लड़ना चाह रहा था, वो आगे चर्चा में आएगा महाद्वीपीय व्यवस्था में। तो इसके अंतर्गत क्या किया कि एक तो ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भैया 1806 तक आप देखेंगे तो पीक पे है औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में चल रही है। आगे आएगा टॉपिक में, आप इतना समझ लीजिए कि मशीनों से उत्पादन होने लग गया। तो भैया जो वस्तुएं थी वो सस्ती हो गई। तो पूरे यूरोप को आदत पड़ चुकी थी कि ब्रिटिशर्स के जो सामान होते थे, जो वस्तुएं होती थी, आवश्यक वस्तुएं, उसी का उपभोग करते थे। अब जब ये आयात पर प्रतिबंध लगा देंगे और साथ ही नेपोलियन जब है औद्योगिकरण पर बल नहीं देगा तो वो क्या होगा? वो पॉजिटिव नहीं, वो उसके पतन के रूप में एक नेगेटिव, ऋणात्मक आयाम के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। ठीक है, हालांकि अगर नेपोलियन औद्योगिकरण पर बल देता तो जो यूरोप के राष्ट्र थे, जो आपके स्विट्जरलैंड है, आपका डेनमार्क है ना, जो भी थे, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो इनको मानने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी भूल थी वो ये थी कि इन्होंने औद्योगिकीकरण पे बल नहीं दिया और चोरी छुपे जो सैनिकों के लिए जो ओवरकोट होता था, जो जूते वगैरह होते थे, वो मंगवा लेता था और सामान्य जनता को, सबको ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो भैया जनता में असंतोष आ जाएगा, तभी तो नेपोलियन को उखाड़ फेंकेंगे सब मिलके, ठीक है, अपने अपने हितों के संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में जो सुधार हो गए, उनके बाद अगर अपन देखें तो इनके कार्यों का जो है यहीं तक विवरण है। इसके अंतर्गत आप कुछ जो आपके क्वेश्चन है उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है आंसर राइटिंग करते रहिएगा, तभी सीरीज का आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन जो है आपका, वो मेंस की आंसर राइटिंग ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगी, रैंक भी वही सुनिश्चित करेगी। प्री में सिलेक्शन तो फैक्चुअल लेवल, वो सिर्फ आपको एक विजिटिंग, मतलब जैसे आपको कार्ड निमंत्रण दिया जाता है अंदर आने के लिए, एंट्री पॉइंट है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत आप नॉर्मल क्वेश्चन लिख सकते हैं कि कौन सी उपलब्धियां थी, किस तरीके के कार्य थे नेपोलियन के, तो उसका आप आलोचनात्मक वर्णन कर दें। उसके बाद ही एक क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा कि नेपोलियन क्रांति का पुत्र भी था, साथ ही क्रांति का हत्यारा भी। तो आप उसी थीम पे लेके चलिएगा कि जिस तरीके से लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का वो क्या कर रहे थे, सहारा लेके वो शासक बनते हैं, उसी तरीके से उनका विरोधी होकर वो उसके हत्यारा भी बन जाते हैं किसी उसी क्रांति का, जिसके अंतर्गत लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आएगा। बाद में आप उसी के अगेंस्ट खड़े होगे तो जनता आपका सपोर्ट कैसे करेगी? ठीक है ना। तो आगे देखेंगे हम, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, देखिए मैप पे जरूर पकड़ बनाइएगा। जैसे ये देखिए, ध्यान मत दीजिएगा, ये सिंबॉलिक है आपका, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल मैप बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा, मैं सिंबॉलिक बना रहा हूं, तो आप इस सिंबॉलिक बनाने की कोशिश करिए, उससे भी आंसर प्रभावी होता है। जैसे पुर्तगाल है आपका, स्पेन है आपका, यहाँ पर आपका फ्रांस है, यहाँ आप देखेंगे बेल्जियम है, यहाँ आपका हॉलैंड है, हॉलैंड के बाद आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर आपका जर्मनी वाला क्षेत्र है, यहाँ इटली है, ठीक है ना, बीच में आपका स्विट्जरलैंड भी बन जाएगा। तो और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर सारे चीजों को छोड़ के यहाँ पर इंग्लिश चैनल, और यहाँ पर आपका यूनाइटेड किंगडम, जो आप ब्रिटेन की बात करते हैं। तो अब क्या होगा कि जो महाद्वीपीय व्यवस्था, अब देखिए जो फ्रांस की सीमा है वो तो लग ही रही है, वहां से सबसे करीब भी है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से जब सामानों का जब आयात रोक दिया जाएगा, उसी के अंतर्गत हम जो ये अप्रत्यक्ष तरीका था, जो आर्थिक युद्ध था, जो नेपोलियन ने ब्रिटेन के खिलाफ वहां पर खड़ा किया था, उसी को बोला जाता है कि भैया महाद्वीपीय व्यवस्था। इसके बारे में 2-4 पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए केवल। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखिएगा, ऐसे वगैरह में भी ये सब यूज में आता है। कई जगह इनका अप्रत्यक्ष भी यूज होता है, हम समझते नहीं उस चीज को। ठीक है ना, तो महाद्वीपीय व्यवस्था जो है वो क्या थी, पहले ये समझते हैं कि था क्या ये। तो देखिए जो नेपोलियन का सारा युद्ध होगा ना, वो अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए होगा, क्योंकि वो बोलता था कि मेरे खून में ही युद्ध है। मैटरनिक एक बार वहां पर बोलेंगे भी कि भैया जब आप पूरा यूरोप जीत चुके तो भी क्यों लड़ते रहते, तो बोला कि मैं तुम्हारे जैसे संभ्रांत परिवार से नहीं आता हूं, मैं साधारण परिवार से हूं और युद्ध मेरे खून में है, वॉर मेरे खून में है, और वो मैं करूंगा। 3 बार अभी तक ब्रिटेन से नेपोलियन हार भी चुका था, ठीक है ना, और अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने की इच्छा के संदर्भ में उसने ये महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करके ब्रिटेन का जो भी सामान था वो पूरे यूरोप में आर्थिक नाकेबंदी कर देगा। ठीक है ना, तो ये है क्या एक तरीके से, तो आप देखेंगे कि फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य अप्रत्यक्ष युद्ध था, जो एक आर्थिक युद्ध का स्वरूप था। इसके अंतर्गत नेपोलियन ने इस उद्देश्य से आर्थिक नाकेबंदी की थी कि जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था है उसको भयंकर हानि हो जाए और वो इसके आगे समर्पण कर दे, टूट जाए। ठीक है ना, तो इसी अवसर का लाभ उठाकर ब्रिटेन पर फ्रांस का स्थापित हो जाए क्या,
प्रभुता स्थापित हो जाए। इस संदर्भ, इस उद्देश्य से नेपोलियन ने ये जो है आपकी जो महाद्वीपीय व्यवस्था है उसको लागू किया, ठीक है ना। तो उसके ऐसा नहीं कि ब्रिटेन शांत बैठेगा, ब्रिटेन भी सर्कुलर जारी करेगा, वहां से काउंटर जो है आपका आदेश जारी करेगा कि भैया ऐसा ऐसा हम भी जारी करेंगे, वो नहीं मानेगा इस आदेश को, ठीक है। अब इस महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण आपको नॉर्मली समझ में आ रहे हैं कि भैया आदत पड़ चुकी है ना, कि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं वो एक तो सस्ती हैं क्योंकि सामान जो है वो मशीनों से उत्पादन हो रहा है। फ्रांस में किसी तरीके के औद्योगिकीकरण को आपने मतलब बढ़ावा नहीं दिया, तो कोई विकल्प तो दिया नहीं आपने, और ऊपर से आयात पे प्रतिबंध लगा दिया। तो जो आम जनता है जब उसको आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेंगी, वो आपका अपोज करेंगी और आपको उखाड़ फेंकेंगी, ठीक है ना। तो इस योजना की सफलता के लिए जो मतलब अगर अपन बात करें कि असफल क्यों हो गया आपका कौन, नेपोलियन, तो जो इसके असफलता के कारण उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे कि अगर इस योजना की सफलता को सुनिश्चित करना था नेपोलियन को, तो सबसे पहला जो आधार था वो नौसैनिक जो आयाम था उसकी दृष्टि से फ्रांस को मजबूत होना बहुत आवश्यक था। और यहां इस आयाम पर नेपोलियन बिल्कुल असफल रहा। और ब्रिटेन की बात करेंगे आप तो वो बहुत ही शक्तिशाली था नौसैनिक दृष्टिकोण से, ठीक है। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा ये कि इस नीति की सफलता हेतु ये भी आवश्यक था कि फ्रांस जो है वो ब्रिटिश जो उत्पाद थे अगर उन पर प्रतिबंध लगाता है आयात पर, तो भैया उसका विकल्प भी तो प्रस्तुत करो, तभी तो जनता चल पाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी फ्रांस असफल रहा। और भ्रष्टाचार के कारण भी आर्थिक नाकेबंदी की नीति जो है सफल बनी रही, मतलब सफल नहीं हो पाई, असफल बनी रही, है ना। ध्यान दीजिएगा, भ्रष्टाचार के कारण भी, क्योंकि किसी ना किसी रूप में जो ब्रिटिशर्स थे नौसैनिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न थे, तो वो अपना जो है सामान वामान चोरी छिपे मतलब वो कर ही रहे थे, अपना जो निर्यात था, ठीक है ना। तो इस कारण भी जो है आपकी इनकी नीति असफल रही। इसके बाद हम देखें तो नेपोलियन ने इस नीति को अपने प्रतिष्ठा का, मैंने बोला अहंकार का भाव उनके अंदर क्या हो गया था, आकार ग्रहण कर चुका था और वो अपने बिल्कुल परिपक्व चरण पर था। तो इस नीति को भी उन्होंने अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, ठीक है ना। वो विद्वानों के बीच में बैठते थे, तो स्कॉलर के बीच में, तो भैया बोलते थे कि जो आधुनिक पेरिस है वो किसके कारण है, इतना गौरवमयी जो था उसको किसने वापस से गौरवमयी बनाया है, तो सब बोले नेपोलियन। तो इस तरीके की मतलब उनको आदत पड़ गई थी कि नेपोलियन मतलब वो अपने ही मतलब व्यक्तित्व तक केंद्रित हो गए, अहंकार उनके अंतर्गत मतलब उनके मनोभावों में वो अहंकार क्या हो गया, आकार ग्रहण करने लग गया, ठीक है। तो इस प्रतिष्ठा के प्रश्न को बनाए रखने के लिए और इसे लागू करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा कि अनवरत युद्धों को की श्रृंखला में वो उलझ गया। और आपको पता है कि अगर युद्ध होता है और युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाता है, तो वो युद्ध जो कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है किसी एक सेना के द्वारा, तो लंबे समय में उसको हार का सामना करना ही पड़ता है। इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण आपका इतिहास है, चाहे भारतीय इतिहास हो चाहे विश्व इतिहास हो, ठीक है। इसके बाद हम जो लास्ट इसमें पॉइंट देखेंगे, सब पॉइंट अपना, तो नेपोलियन के पतन के कारण। अब आपको सब कुछ पता है, ठीक है, जो अभी तक की कहानी है सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, कुछ फैक्ट्स आ जाएंगे, बाकी सब वही है, ठीक है ना। तो अब पतन के कारण क्या होंगे कि 1813 में जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ नेशन, क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ नेशंस बोला जाता है, या राष्ट्रों का युद्ध, या उसको लिपजिंग का भी युद्ध बोला जाता है। तो लिपजिंग का जो युद्ध होगा उसमें नेपोलियन की पराजय हो जाएगी। और अंततः जो आप बहुत फेमस फैक्ट पढ़ते हैं कि 1815 में जो वाटरलू का युद्ध था, ठीक है ना, वाटरलू का युद्ध था, उसमें नेपोलियन का निर्णायक पतन हो जाएगा, उसकी निर्णायक पराजय से उसका पतन हो जाएगा, फिर उसको एक टापू में भेज दिया जाएगा। तो इस युद्ध में कौन कौन था, तो एक तरफ आपके नेपोलियन थे और नेपोलियन के दूसरी तरफ जो युद्ध लड़ रहे थे उसमें आपका ब्रिटेन था, ऑस्ट्रिया था, रशिया था, प्रशा था। ये चार महत्वपूर्ण शक्तियां थी और भी कई छोटे छोटे जो यूरोपियन शक्तियां थी वो नेपोलियन के खिलाफ खड़ी थी, क्योंकि जहां जहां लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का विकास लेके वो गया था वो सब उसी के विरोध में तो खड़ी होंगी, है ना, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये सब जो कारक थे उनमें से ये एक कारक है जो आपका उसके पतन को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद हम देखें अगर, तो नेपोलियन के पतन में बहुत सारे जो कारक थे उनकी भूमिका रही, जैसे महाद्वीपीय व्यवस्था जो उन्होंने लागू की, उसके जो साइड इफेक्ट्स थे, जो उसके कारण एक साथ विभिन्न राष्ट्रों से युद्ध उसको करना पड़ा, जैसे आपका पुर्तगाल है, स्पेन है, रूस है, ठीक है। अब जो स्पेन है और रूस है, इसने अपनी आत्मकथा में खुद स्वीकारा है कि उसके पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो स्पेन और रूस, क्योंकि वहां पर वो गुरिल्ला वार करेंगे और इसको पूरी तरीके से पस्त कर देंगे। तो बहुत सारे मोर्चों पर ये युद्ध हमेशा
खतरनाक होता है, इसीलिए वो उसके पतन का कारण बनेगा। अब महाद्वीपीय नीति के कारण क्या होगा कि जो उसके मित्र राष्ट्र होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शत्रु राष्ट्र में। देखिए हमारे यहाँ कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, उन्होंने बहुत पहले ही ये चीज लिख दी थी, ठीक है ना, जो अरि मेरु, जो मतलब मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र, जो आईआर की पूरी पॉलिसी अपन पढ़ते हैं, तो अगर ये देखा जाए तो ये इनसे बहुत ज्यादा प्रगतिशील थे और उन चीजों को अगर ये अपना लेते तो शायद इनका पतन नहीं होता। तो महाद्वीपीय नीति के कारण जो मित्र राष्ट्र थे उनको इन्होंने शत्रु बना लिया। जैसे आप फिर एग्जांपल में उसी को कोट कर सकते हैं कि स्पेन है, रूस है, और जैसे ये स्पेन है और रूस के विरुद्ध ये अभियान चालू करता है, तो इससे नेपोलियन को व्यापक स्तर पर हानि का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत उसी के क्रम में जो पोप के साथ है ना, जो पोप के साथ इन्होंने समझौता किया था, ठीक है, तो पोप के राज्य पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो पोप ने भी नेपोलियन का विरोध का आह्वान किया, क्योंकि पोप तो अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाह रहा था। जैसे मौका मिलेगा वो उल्टा खड़ा हो गया, पहले तो नेपोलियन के साइड चला गया था डर के मारे, ठीक है ना। अब तीसरा जो कारण इसमें देखेंगे तो जो सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे थे, देखिए फैक्ट सारे वही है, जो लोकतांत्रिक सुधार, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो आधार थे फ्रांसीसी क्रांति को क्या आकार देने के लिए, ठीक है, वही उसके विरोध में जो ये प्रावधान करेगा, उसी के कारण जनता में व्यापक असंतोष होगा। जैसे अब विकेंद्रीकरण की जगह क्या करेगा, ये केंद्रीकरण ला देगा, ठीक है। और आर्थिक गतिविधियों में जहां अहस्तक्षेप की बात थी फ्रांसीसी क्रांति के बाद, है ना, जो लेसेस फेयर पढ़ते हैं आप, अहस्तक्षेप, तो ये हस्तक्षेप करेगा और सरकारी नियंत्रण वहां पर भी बनाए रखेगा किसी न किसी रूप में। फिर जो प्रगतिशील मूल्य थे उन पर भी प्रहार करेगा। जैसे कार्यों से, जैसे जो प्रगतिशील मूल्य यही है कि जो आधुनिक सुधार थे, है ना, उन पर वो अपने तरीके के प्रावधानों को लागू करेगा, तानाशाह जैसी हरकतें करेगा, तो उससे जो मध्य वर्ग होगा उसके अंदर क्या आएगा, असंतोष व्याप्त होगा, और जो क्रांति समर्थक भी थे वो भी नेपोलियन से असंतुष्ट हो जाएंगे। और फ्रांस के बाहर जो यूरोप में हैं लोग, जहां जहां उसके अधीनस्थ क्षेत्र हैं, वो भी नेपोलियन के विरोध में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो भरोसेमंद सहयोगियों का अभाव और नेपोलियन का जो जिद्दी और अहंकारी, जो संदेही, जो कि सबके ऊपर संदेह करता था, वो स्वभाव भी उसके पतन का कारण बनेगा, जिसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भी उसके साथ छोड़ देंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य जो स्थापित एकता थी, है ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसके पतन के कारक के रूप में कार्य करेंगे। जैसे ब्रिटेन है, रूस है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो अब जैसे ही आपका नेपोलियन का पतन हो जाएगा 1815 में, तो एक महत्वपूर्ण सम्मेलन होगा जो ये जीतेंगे आपके, है ना, तो उसमें प्रमुख भूमिका के रूप में आएंगे आपका ब्रिटेन आएगा, जो पावरफुल शक्तियां थी, जो शक्तिशाली उस समय के राष्ट्र थे, राज्य थे, जो राष्ट्र राज्य थे, जैसे ब्रिटेन है, प्रशा है आपका, प्रशा जर्मनी के अंतर्गत ही था। जर्मनी उस समय 300 लगभग क्षेत्रों में बटा हुआ था, है ना। जर्मनी का एकीकरण देखेंगे तो फिर देखेंगे तो 300 जो ये छोटे छोटे राज्यों के रूप में जो बड़ा बना हुआ था जर्मनी आपका, छोटे बड़े राज्यों के रूप में, तो उसको जब ये जाएगा नेपोलियन तो 39 राज्यों में उसको पुनर्गठित कर देगा, ठीक है ना। तो ब्रिटेन है, प्रशा है, रूस है आपका, ऑस्ट्रिया है, तो ये जो है ये मिलके आपके वियना सम्मेलन का आयोजन करेंगे और फिर ऐसा प्रावधान बनाने की कोशिश करेंगे कि अब किसी नेपोलियन टाइप का आदमी और ऐसा इतना शक्तिशाली व्यक्ति और फ्रांस जो है कभी भी इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि हमारे राजतंत्र को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए। और ये जो वियना सम्मेलन होगा आपका, ये लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विरोध में है। भैया ये राजतंत्र समर्थक है और यही जब राजतंत्र लाएंगे तो इनके विरोध में फिर 1830 1848 में यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रसार होगा और अंततः आपका इटली और जर्मनी का एकीकरण उसके परिणाम के रूप में देखेंगे और लगभग बहुत सारे यूरोप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जो है आपकी पूरी की पूरी चेतना का प्रसार होगा और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो हम अब वियना जो आपका सम्मेलन है 1815 का, जो इसके परिणाम के रूप में आई, उसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करेंगे। अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये वियना सम्मेलन क्या है, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विरोध में। इसका मतलब ये क्या है आपका, प्रतिक्रियावादी है। क्या है, प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या कि जो आधुनिक व्यवस्था है उसको वो नहीं अपनाना चाहते, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देते हैं, पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो अब हम वियना जो सम्मेलन है उसको पढ़ेंगे किस तरीके से, तो किस तरीके से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उसमें हम चुनौतियां देखेंगे कि भैया चुनौतियां किस टाइप की थी। तो जो इसमें पहली चुनौती थी कि जो नेपोलियन था या फ्रांस
जैसा कोई शक्तिशाली राष्ट्र अब आगे चलकर किसी भी रूप में इतना शक्तिशाली जो राज्य है, राष्ट्र है, वो किसी तरीके से स्थापित ना हो पाए। तो पहली चुनौती ये थी। दूसरी ये थी कि जो नेपोलियन के प्रभाव से मुक्त राष्ट्र हैं उनका किस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो क्षेत्र हैं 300, जर्मनी के छोटे बड़े राज्यों को 39 राज्यों में वो कर देगा, इटली को भी इसी तरीके से वो मतलब अपने हिसाब से भागों में विभक्त कर देगा। तो अब इनका पुनर्गठन कैसे किया जाए, दूसरी चुनौती ये थी। तीसरा ये कि जो भी निर्णय ये लिए जा रहे हैं वियना सम्मेलन के द्वारा, उसमें उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, जिम्मेदारी कैसे किसको दी जाएगी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस देखेंगे, राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, फिर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप यूएन देख लेंगे जो अभी भी तत्कालीन व्यवस्था में मतलब सम्मिलित है। ठीक है, तो भैया उस समय किस तरीके की मतलब कौन ऐसी एंटिटी है, कौन सा ऐसा आयाम है जिसको जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाए, जो निर्णय लिए जाए उसको बनाए रखने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, है ना, स्थापित करने के लिए। लास्ट जो चुनौती में हम पॉइंट देखेंगे वो ये देखेंगे कि लोकतंत्र जो है आपका, और जो आपका मतलब डेमोक्रेसी है, जो आपका लोकतंत्र है, और जो आपका राष्ट्रवाद है, क्या है, लोकतंत्र और जो आपका राष्ट्रवाद है, इस तरीके के जो आधुनिक विचार थे इनको कितना महत्व दिया जाए। ये तो चुनौतियां हो गई। अब इसके अंतर्गत प्रमुख निर्णय कौन से लिए गए ये देखे जाएंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जो भी पूरे यूरोप का जो मानचित्रण है वो इसी श्रृंखला में कनेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख निर्णय थे, पहला ये कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है वैधता का सिद्धांत। वैधता मतलब लेजिटिमेसी, कि आपको अगर कोई प्राधिकार दिया गया और वो प्राधिकार बिना वैधता के है तो आपका प्राधिकार सुनिश्चित होगा, नहीं होगा ना। तो आपको वैधता दी जाती है। जैसे आप आईएएस बन गए तो आपको वैधता मिल गई, अब आप डीएम बन के अपनी मतलब पद और जो आपको प्रतिष्ठा दी गई है, जो आपको पद दिया गया है उसका आप क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे अपने उत्तरदायित्व का। तो उसी संदर्भ में देखिए कि वैधता का सिद्धांत दिया गया और उसके अंतर्गत फ्रांस के साथ ही, जो फ्रांस सहित उन सभी राष्ट्रों में राजतंत्र की स्थापना होगी। देखिए ये क्रक्स है, राजतंत्र, इसी के विरोध में फिर लोकतंत्र की फिर लहर चलेगी पूरे यूरोप में। तो इटली जर्मनी का एकीकरण भी उसी संदर्भ में देखेंगे। तो उन सभी राष्ट्रों में राजतंत्र की स्थापना किया जाए जहां पर भी नेपोलियन ने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की थी, मतलब लोकतंत्र स्थापित किया था। तो वहां पर किस तरीके से मतलब वैधता का सिद्धांत देके फ्रांस सहित उन सभी राष्ट्रों में राजतंत्र की स्थापना किया गया जहां पर नेपोलियन ने लोकतंत्र की स्थापना की थी। उसके बाद जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, आगे जाके फिर यही फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे हॉलैंड है आपका, तो हॉलैंड को ये बेल्जियम का क्षेत्र दे देंगे। ठीक है, बेल्जियम का क्षेत्र दे देंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, स्वीडन को नॉर्वे का क्षेत्र दे देंगे। करना क्या चाह रहे थे, जैसे ये फ्रांस है तो फ्रांस के आसपास के जो भी क्षेत्र थे उसको वो ऐसा कैंटोनमेंट की जो पॉलिसी आईआर में पढ़ते, चारों तरफ से लामबंद, उसको बिल्कुल ऐसा कर रहे थे कि चारों तरफ से घेर रहे थे छोटे छोटे शक्तिशाली राज्यों में, ताकि ये आगे चल के कभी इस तरीके की समस्या पैदा ना करे। तो हॉलैंड को दे दिया बेल्जियम का क्षेत्र, स्वीडन को दे दिया नॉर्वे का क्षेत्र, और स्विट्जरलैंड को बना देंगे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे देंगे। ठीक है, और जर्मनी में जो प्रशा है उसको राइन जो नदी थी, देखिए राइन नदी हमेशा आप, मैं बोलता हूं मैप देखते रहिएगा, राइन नदी जो बार बार वर्ड आएगा हमारा और जो हिटलर के टाइम तक आपको सुनने को मिलेगा, तो राइन नदी तक का जो क्षेत्र था वो जर्मनी में प्रशा को दे दिया गया। ठीक है, और जो सार्डिनिया है ना, इटली का ही क्षेत्र है। इटली आप देखेंगे तो मैंने बोला था कि ऐसा वो जूते का आकार का है, तो उसमें जैसे आप देखेंगे इटली, तो यहां पर आपका पीडमोंट है। पीडमोंट के अलावा आप नीचे वाला मतलब यहां पर एक क्षेत्र देखेंगे सार्डिनिया है आपका, है ना, और यहां पर आपका क्या है, सिसिली और नेपल्स वाला क्षेत्र है। तो जो सार्डिनिया था उसको, सार्डिनिया को पीडमोंट का क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है ना, इटली के अंतर्गत। यही सब तत्व हैं जो आगे चलकर इटली के मतलब एकीकरण में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे, है ना, बार बार मैं इंटरलिंक कर रहा हूं। ठीक है, सार्डिनिया को पीडमोंट का क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है, ये क्या है, ये जो निर्णय लिए गए किसमें, वियना जो आपका सम्मेलन चल रहा है 1815 वाला। ठीक है, तो इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आप देखेंगे जो मेडिटेरेनियन वाला जो एरिया है, भूमध्य सागर वाला जो एरिया है, उसमें जो आपका जो समुद्री लुटेरे थे उनसे लड़ने के लिए सहमति बनेगी, और साथ ही जो अंतरराष्ट्रीय नदियां थी उसमें नौ परिवहन से संबंधित नियमों को लेकर भी सहमति बनेगी। अब ये देखिए यही आधार होगा पूरे उपनिवेशवाद में। आप देखेंगे भैया व्यापार ही तो बढ़ेगा तभी तो उपनिवेशवाद आएगा, उपनिवेशवाद का चरण स्थापित होगा। तो उसके अंतर्गत यहां पर अंतरराष्ट्रीय नदियों में नौ परिवहन, जिसको नेविगेशन बोलते हैं आप, नौ परिवहन से संबंधित नियमों को लेकर सहमति बनेगी, और समुद्री लुटेरों से जो लड़ने के लिए सहमति बनेगी, आपसी सहमति जो है वहां पर निर्धारित की जाएगी। कहां, भूमध्य सागर में। जैसे आज आप देखते हैं ना 1982 वाला जो आपका यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन
जो आपका लॉ ऑफ द सी है, ठीक है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वियना सम्मेलन के निर्णयों पर नजर रखनी थी। अब इन निर्णयों के हम पॉजिटिव्स देखेंगे और नेगेटिव्स भी देखेंगे। अब पॉजिटिव्स में आप देखेंगे तो अगर यूरोप की बात करें तो लगभग यहां पर 4 दशकों तक शांति बनी रहेगी। अब धीरे 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 जैसे राजतंत्र, अभी नेपोलियन से मुक्ति मिलेगी आम जनता को, अब राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। अब जब ये वहां पर शोषण करेंगे तो वहां पर लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जो शांत नहीं बैठा, आज भी हमारे यहां लोकतंत्र ही जीवित है, बहुत सारी विचारधाराएं आएंगी और वो खत्म हो जाएंगी। तो यूरोप में लगभग 4 दशकों तक शांति कायम रही, पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं। सेकंड, इसमें हम सब पॉइंट देखेंगे तो जो समुद्री लुटेरे थे आपके और जो आपके जहाज रानी थे उसके संदर्भ में जो नियम बनाए गए। तीसरा ये कि शांति काल में राष्ट्रों के बीच जो है सहयोग की, है ना, आपसी सहयोग की एक नई परंपरा की शुरुआत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही पराजित होने के बाद भी फ्रांस से इन्होंने उदारवादी व्यवहार किया और प्रशा और सार्डिनिया को सशक्त बनाएंगे, ये सशक्त बनाएंगे। और उसके साथ ही आगे चलकर इनके ही नेतृत्व में जो प्रशा है, सार्डिनिया है, इसी के नेतृत्व में आपका क्रमशः जर्मनी, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी और सार्डिनिया के नेतृत्व में आपका इटली का एकीकरण हो जाएगा 1870 के दशक तक, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो ये यहां पर इसके पॉजिटिव्स जो निर्णय आए आपके वियना सम्मेलन के, जो पॉजिटिव्स जो निर्णय आए, जो सकारात्मक पक्ष थे, उसकी चर्चा हमने कर ली। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके कुछ नेगेटिव्स मतलब ऋणात्मक पक्ष भी हैं जो है उसके अंतर्गत की लोकतांत्रिक जो विचार थे। देखिए फिर से वही बात आ गई कि जो लोकतांत्रिक, अगर आपने थीम पकड़ ली ना तो आपके लिए क्वेश्चन को सिर्फ वहां पर हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है मेंस में, है ना। कोई बहुत स्पेशली जो स्पेसिफिक आंसर नहीं लिखना, हमको इतिहासकार नहीं बनना वहां पर। नॉर्मल हमको लेमैन की लैंग्वेज में कुछ बढ़िया सा प्रेजेंटेशन, अच्छे फैक्ट्स को रख के दे देंगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो लोकतांत्रिक विचारों की अवहेलना की गई तो उसी के कारण शीघ्र ही पूरे यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा इस व्यवस्था को चुनौती मिलेगी। वहीं पर आप 1830 की, 1848 की क्रांति देखेंगे, जो हम एकीकरण के बाद जब जर्मनी इटली का जो एकीकरण है देख लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी जो साउथ ईस्ट आपका यूरोप है वहां पर किस तरीके से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि लोकतांत्रिक विचारों की अवहेलना की जाएगी, उसके कारण यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा इस व्यवस्था को चुनौती मिलेगी। तो ये इसके नेगेटिव्स हैं, है ना, मतलब इसको ही इसका सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि 1820-21 में नेपल्स में क्रांति होगी लेकिन वो असफल हो जाएगी और उसकी असफलता से हमारे यहां राजा राम मोहन राय दुखी होंगे, क्योंकि अब हमारे यहां भी तो जो आपका क्या है धार्मिक जो आपका सामाजिक सुधार आंदोलन है जिसके अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, है ना। अब आप नाम सुनते चलेंगे कि भैया जो केशव चंद्र सेन हैं आपके, है ना, आपके राजा राम मोहन राय हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, तो इन सब का आप नाम सुनते होंगे तो उसको वहां से कनेक्ट करिए। तो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता के सिद्धांतों की भी अवहेलना की गई, दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये 2 पॉइंट काफी हैं इसके ऋणात्मक पक्ष की चर्चा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा हम मैप समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे जो नाम हैं, जैसे आपका पुर्तगाल अपन ने देखा, यहाँ पर स्पेन है, ये आपका फ्रांस वाला एरिया है, फिर ये आपका जर्मनी वाला एरिया है, यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड है, ये आपका जो है आपका इटली वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा एरिया है आपका ये ग्रीस है ना, यहाँ पे बास्फोरस जो आपकी मतलब स्ट्रेट है ना, उसके ऊपर आप वहाँ क्रीमिया देखेंगे, इसके नीचे वाला पार्ट आपका टर्की वाला है और टर्की के पास ही आपका दक्षिण पूर्वी यूरोप है, ठीक है ना। ऑटोमन एम्पायर वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि अब हम देखेंगे कि तत्कालीन जो उस समय चल रहा था, उस समय मतलब ये 19वीं सदी का पूर्वार्ध चल रहा है। देखिए 19वीं सदी कैसे बोलते हैं, जैसे 1801 आ गया तो 19वीं सदी हमारी स्टार्ट हो गई, तो पूर्वार्ध मतलब जो 19वीं सदी का पूर्वार्ध है उस समय 1815 चल रहा है ना, पूर्वार्ध ही है। तो उस समय यूरोप की महत्वपूर्ण शक्तियां कौन सी, थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब पूरा का पूरा जो समीकरण है हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो अगर 19 से जो आपकी सदी है, सेंचुरी है, 19वीं सदी की बात करें तो उसमें यूरोप की महत्वपूर्ण जो शक्तियां थी उसमें सबसे पहले अपन नाम लेंगे तो ब्रिटेन का लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो आर्थिक आधार पर सशक्त हो जाता है वो वैसे भी आपके कूटनीतिक रणनीतिक आयाम पर सामरिक दृष्टिकोण से सशक्त हो जाता है, बैकबोन है अर्थव्यवस्था। तो अभी क्या है, ब्रिटेन में 1806 तक जो है आपकी औद्योगिक क्रांति बहुत ही आपके परिपक्व चरण में प्रवेश कर जाएगी, तो वहां पर जो है औद्योगिकरण हो जाएगा, तो वो उसकी नौसैनिक भी जो तो नौसेना थी वो भी बहुत शक्तिशाली थी, उस कारण वो एक पावरफुल अंपायर के रूप में उभरेगा, ठीक है ना, मतलब एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर आएगा और पूरे विश्व में उसका प्रभुत्व देखने को मिलेगा उस टाइम पे। क्योंकि अमेरिका जो अभी वहां पर स्वतंत्र हुआ है वो अमेरिका अभी पिक्चर में नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको दिखाई देगा वो मतलब एक्टिव होकर वहां पर सक्रियतापूर्ण अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। अभी तो वो अपने यहाँ गृह युद्ध वगैरह में बिजी है, ठीक है। तो अमेरिका अभी पिक्चर से बाहर है। तो जो ब्रिटेन है
उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ब्रिटेन में व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक अगर आयाम देखें अगर अपन वहां पर, तो वहां पर आपका संवैधानिक जो था वो क्या था, राजतंत्र है। क्या है, राजतंत्र, लेकिन नाम मात्र का था, बाकी कानून का शासन था, है ना। बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा था उन्होंने। एकमात्र ब्रिटेन, आप देखेंगे शुरुआती दौर में इतनी पावरफुल शक्ति, लेकिन उनके यहाँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि वो इतनी परिपक्व थी उनकी सोच, उस हिसाब से वो शासन संचालित करते थे। तो पहला जो आपके बारे में, ब्रिटेन के बारे में आप पॉइंट देखेंगे तो देखेंगे कि वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था थी। दूसरा आप देखेंगे तो जो आपका ब्रिटेन था वो यूरोप और विश्व की इंपॉर्टेंट जो पावरफुल, जो शक्तिशाली मतलब आयाम के रूप में वहां पर क्या था, आयाम के रूप में वहां पर उपस्थित था, है ना। वो इससे इंटरलिंक पॉइंट हो गया। तीसरा ये कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, मतलब जिसको हम शक्ति संतुलन बोलते हैं, उसका समर्थक था यूरोप में ब्रिटेन। ब्रिटेन चाहता था कि यूरोप में शक्ति संतुलन जो है बना रहे, और उसका समर्थक था। और विश्व में सर्वोच्चता बनाए रखने की नीति के साथ ही नौसैनिक सर्वोच्चता पर वो बल देगा। अब यही जो सर्वोच्चता का प्रश्न आएगा, तो इनके बीच में ब्रिटेन है, फ्रांस है ना, ये सब अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश करेंगे उपनिवेशों में भी, और इनके बीच में भी क्लैशेस जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति थी, वही सब आएंगे जो वियना अपन सम्मेलन के अंतर्गत देखें। वो दूसरी जो पावरफुल शक्ति थी उस समय, वो फ्रांस थी। फ्रांस में क्या हुआ कि क्रांति के पश्चात वहां पर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन, मतलब जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। और वहां पर अंततः आप देखेंगे तो जो प्रगतिशील शक्तियां थी, प्रगतिशील मतलब कौन, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो आधुनिक, जो परिवर्तन के समर्थक थे, उन शक्तियों की जीत होगी, ठीक है ना। और फिर ये भी वहां पर यूरोप में और विश्व में सर्वोच्चता बनाए रखने की नीति को अपनाएगा, जिसके अंतर्गत इनकी प्रतिद्वंदता होगी, किसकी, ब्रिटेन और फ्रांस में, है ना। आप देखिए ना, इनकी प्रतिद्वंदता अगर आप ब्रिटेन और फ्रांस की देखें तो भारत के संदर्भ में देखते हैं ना, कर्नाटक युद्ध जिसको कार्नेटिक वॉर भी बोला जाता है, तो वो 3 युद्ध होते हैं। तो किसके लिए होते हैं वो, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सर्वोच्चता का ही तो वो युद्ध था, और क्या था। दूसरा ये कि सप्तवर्षीय युद्ध आप देखते हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वो भी सर्वोच्चता का ही तो युद्ध था, और क्या था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको इंटरलिंक करके फैक्ट्स को भी वहां पर अपने आंसर में समाहित करना है। इसके बाद जो हम सी इसमें देखेंगे, तीसरे नंबर का जो महत्वपूर्ण शक्ति देखेंगे, उसके अंतर्गत आप ऑस्ट्रिया को देखेंगे। देखिए ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल था, और इसी के जो चांसलर आपके मैटरनिक हैं, ठीक है ना, मैटरनिक का नाम अब आता रहेगा, यही चौधरी बने रहेंगे इस दौर में, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया चौधरी बने रहेंगे। मैटरनिक जो थे वो बहुत ही कूटनीतिक दृष्टिकोण से और वैसे रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत मतलब योग्य व्यक्ति वो भी थे। तो ये ऑस्ट्रिया में अगर हम देखें तो उस समय ऑस्ट्रिया में एक वंश था जिसको बोलते हैं हैप्सबर्ग वंश था, और उसका शासन था। और जब अगर किसी वंश का शासन है तो आप नॉर्मली समझ रहे होंगे सेंस ऑफ ह्यूमर से कि वहां पर राजतंत्रात्मक, प्रशासनिक, राजनीतिक शासन की व्यवस्था थी, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या था, बहुभाषी राज्य था, मतलब बहुभाषा बोलने वाले लोग वहां रहते थे, और बहुभाषा भाषी राज्य वहां पर उपस्थित थे, ठीक है, कहां, ऑस्ट्रिया में। इसके बाद अगर अपन देखें तो इनके साम्राज्य की बात करें तो जैसे वर्तमान जो आपका हंगरी है, चेक जो पढ़ते हैं आप, है ना, उसके अलावा जो स्लोवाक पढ़ते हैं, क्रोएशिया हो गया, इटली, जर्मनी और स्लोवानिया का भी कुछ भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित था, और मैटरनिक इसके चांसलर थे, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद विरोधी थे, क्यों, क्योंकि राजतंत्र के समर्थक हैं तो अल्टीमेटली वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विरोधी होंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में यहीं पर लिख लीजिएगा कि राजतंत्र समर्थक थे। यूरोप, विशेषकर जो आपका साउथ ईस्ट वाला दक्षिण पूर्व यूरोप है, उसमें भी सर्वोच्चता बनाए रखने की ये नीति बनाए रखेंगे, और यही सब इनके बीच में क्या करेगी, जो क्लैशेस को उत्पन्न करेगी, है ना। उसके बाद जो चौथे नंबर की जो शक्ति थी बहुत बड़ी, वो थी आपकी रूस थी। अब रूस में एक वंश था, उसका शासन चल रहा था, तो वहां पर भी राजतंत्र था, और जो वंश का शासन था उसका नाम था रोमनोव। क्या नाम था, रोमनोव वंश का वहां पर शासन था। अब ये राजतंत्र समर्थक हैं, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विरोधी होंगे, ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट जो यूरोप है, दक्षिण पूर्व यूरोप, उसमें ये सर्वोच्चता बनाए रखने की नीति बनाए रखेंगे, क्योंकि क्रीमिया देखेंगे ना, तो जो आपका ब्लैक सी और यहाँ के आसपास वाला जो एरिया है वो रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो तब किसी भी राष्ट्र के लिए सामरिक और जो आपका भू राजनीतिक आयाम पर जो इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहता है, आज भी वो इंपॉर्टेंट है। अभी भी क्रीमिया का आप संदर्भ देखते होंगे, ठीक है ना। तो उस समय साउथ ईस्ट यूरोप में सर्वोच्चता बनाए रखने की नीति को बनाए रखेगा रूस, और काला सागर के रास्ते, जो ब्लैक सी है आपका, उसके रास्ते भूमध्य सागर तक व्यापारिक और नौसैनिक जो आपकी सर्वोच्चता थी उसको भी बनाए रखने की नीति बनाए रखेगा। देखिए, यूरोप की जब पेरिफेरी आप देखते हैं तो उसमें देखते हैं ना, एक तरफ आपका कैस्पियन सी है, फिर आपका ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है ना। और अगर
अगर अपन देखें दक्षिण पश्चिम से, है ना, मतलब साउथ वेस्ट से, और अगर अपन देखें तो आपका सबसे पहले मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर आएगा, फिर ब्लैक सी आएगा, उसके बाद आपका कैस्पियन सागर आएगा, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर से संबद्ध देश वगैरह भी आप देखते हैं, टर्की, जॉर्जिया है, बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया वाला, यूक्रेन वाला पार्ट आ जाता है ना। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट था, तो यहां पर वो सर्वोच्चता बनाए रखने की अपनी नीति को बनाए रखेंगे कौन, रशिया। इसके बाद जो पांचवें नंबर की आपकी बड़ी शक्ति थी वो थी आपकी टर्की, जिसको आप तुर्की बोलते हैं। और तुर्की में जो जिस वंश का शासन था, जो आप बार बार किताबों में देखते होंगे, जिसको बोला जाता है ऑटोमन अंपायर, ऑटोमन वंश, ये भी राजतंत्र था, तो ये भी लोकतंत्र राष्ट्रवाद विरोधी था, और यहां पर भी बहुभाषा भाषी साम्राज्य था। बार बार हम यहां पर फोकस कर रहे हैं, पॉइंट रख रहे हैं बहुभाषा भाषी राज्य, क्योंकि जो भी यूरोप में राष्ट्र बनेंगे ना, उनका जो मेन आधार होगा ना वो भाषा, एक भाषा बोलने वाले जो लोग होंगे वो मिलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसलिए जब भारत का निर्माण हो रहा था तो बोल रहे थे कि भैया यहाँ तो बहुत ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो कितने भागों में ये टूटेगा भारत पर, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने दिया भारत ने, और भारत अभी भी एकजुट है, ठीक है ना। तो पूरे यूरोप में जो गठन होगा, जो मतलब विघटन होगा, वो भाषा के आधार पर हुआ, है ना। तो भाषा वहां पर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी। तो इसके साम्राज्य में अगर देखें टर्की में, तो कौन कौन सा एरिया आएगा, अगर भौगोलिक आधार पर देखें क्षेत्र, तो आपका जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका वाला क्षेत्र है, मतलब नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका वाला क्षेत्र है, मध्य पूर्व, देखिए अब यूरोप के संदर्भ में देख रहे हैं तो मध्य पूर्व, जो आप अभी देखते हैं मध्य पूर्व, है ना, अपन उनको पश्चिम बोलते, वो हमको पूर्व की तरफ बोलते, तो मध्य पूर्व वाला एरिया आ गया आपका, उत्तर पूर्वी अफ्रीका आ गया आपका, और दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक बड़ा भूभाग आ जाएगा, ठीक है। और वहीं से आप देखेंगे तो जो सर्बिया वाला आपका इलाका है, तो सर्बिया को सम्मिलित करते हुए नीचे वाला सारा भाग इसमें सम्मिलित था टर्की के अंतर्गत, जिसमें आप लीबिया, लेबनान, मिस्र वगैरह का क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे, इसी के साथ ही इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1830 की आपकी क्रांति होगी, जिसको आप यूरोपीय क्रांति के संदर्भ में पढ़ते हैं, है ना। और ऐसा बोला जाता है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास का मतलब यूरोप का इतिहास। तो यूरोप का अगर हम देखें तो शुरुआती जो 15 वर्ष था वो नेपोलियन के नाम जाएगा, उसके बाद जो 30-35 वर्ष है जो आपके ऑस्ट्रिया हैं, जो चौधरी बने रहेंगे, उनके जो आपके जो आपके चांसलर हैं मैटरनिक, उनके नाम रहेगा अगला 30-35 वर्ष। और अगला 30-35 वर्ष जो रक्त और लौह की नीति, जो लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, बिस्मार्क के नाम होगा, जो जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा मतलब टाइम है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले तक का, वो इनके नाम पर मोटे तौर पे देखा जाता है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो जाएगा, मतलब यही जो परिस्थितियां हैं वो किसी न किसी तरीके से इनपुट देंगी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए। तो यूरोप में भाषा और धर्म के आधार पे अगले 100 वर्ष जो हम देखेंगे, उसमें राष्ट्र और राज्य का क्या होगा, गठन किया जाएगा। कई सारे राष्ट्र राज्य जो होंगे स्वतंत्र होंगे और गठन होंगे। अब हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे हम इटली का एकीकरण, ठीक है, इटली का एकीकरण देखेंगे। अब देखिए किस तरीके से लिंक बन रहा है। अब यहां पर सार्डिनिया आ गया पिक्चर में, है ना, पीडमोंट आ गया पिक्चर में, वहां प्रशा आ गया। तो इन्हीं के नेतृत्व में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण होगा। तो सबसे पहले हम इटली का एकीकरण देखेंगे। इसको आप एक और भी संज्ञा देख सकते हैं, इटली का राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद है क्या, किसी ना किसी तरीके से लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विकास के चरण पे ही तो इसको भी पढ़ रहे हैं हम, तो हमारा थीम अभी भी वही है, ठीक है। अब इटली के एकीकरण में हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसको 2 स्तर पर पढ़ेंगे हम, है ना, बाइफरकेट करके, विभाजित करके। पहले ये देखेंगे कि भैया ये जो एकीकरण होना, इसमें बाधाएं क्या थी। अगर आसानी से हो रहा होता तो आराम से कर लेते एकीकरण, लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएं रही होंगी। तो वो कौन सी बाधाएं हैं जो बाधा उत्पन्न कर रही हैं इटली के एकीकरण के संदर्भ में। उसके बाद फिर हम जब एकीकरण की प्रक्रिया या चरण देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम 1815 से 50 का चरण देखेंगे, और उसके बाद से 1850 से 71 तक का दौर देखेंगे, और अंततः 1871 में इटली का एकीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम थोड़ा सा पिक्चर समझते हैं कि भैया इटली का एकीकरण में ऐसे कौन से, देखिए नेपोलियन की पूरी भूमिका आएगी, वियना जो सम्मेलन होगा उसका भी पूरी भूमिका आएगी लोकतंत्र राष्ट्रवाद के प्रसार में। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन से पहले कि हम थोड़ा इटली को समझने की कोशिश करते हैं कि नेपोलियन के पहले जो इटली था वो था कैसा। ये लगभग आपका 8 भागों में विभक्त था। हमको 8 भागों की याद नहीं करना है, 8 राज्यों को याद नहीं करना उनके नाम, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी नोट डाउन कराऊंगा। तो लगभग ये जो इटली था आपका 8 भागों में विभक्त था। अब नेपोलियन ने जब
इटली अभियान किया, जो आपका अपन अभी देख रहे थे ना कि 1797 मतलब 98 का जो दौर था जब इटली का अभियान करता है वो, तो जब इटली पर वो अपना नियंत्रण स्थापित करेगा तो वो जो ये 8 राज्य थे उनको मिला के 2 भागों में विभक्त कर देगा। अब देखिए किस तरीके से लोग मिलेंगे और किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना का, वहां का राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार होगा। देखिए किस तरीके से अपने लिए ही अपने ही पतन का बीज बो रहा है नेपोलियन। तो नेपोलियन ने इटली पर कब्जा किया, 2 भागों में स्थापित कर दिया, उसको पुनर्गठित कर दिया और हर जगह क्या किया, संविधान और कानून का शासन स्थापित किया। जो आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं थी उनकी भी स्थापना वहां पर करेगा अपने ही हिसाब से। तो अब लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जो बीज हैं वो उनके मनोभाव जो है उनके मस्तिष्क पटल पर ये स्थापित करेगा। तो पहला तो ये आपका कारण हो गया इसमें, है ना, मतलब कारण क्या हो गया, अपन एक पिक्चर देख रहे हैं कि किस तरीके से इटली का जो भौगोलिक जो दृष्टिकोण है, ज्योग्राफिकल जो उस समय का तरीका है वो किस तरीके का स्वरूप ले रहा है। ठीक है, तो 2 भागों में स्थापित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब नेपोलियन को भगाने की बात आएगी तो यही जो 2 भागों में विभक्त लोग हैं, जब आपस में इंटरेक्शन होगा उनका, तो ये सब एकजुट हो जाएंगे और सारा इटली एकजुट होकर नेपोलियन के पतन में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। ठीक है ना, जब मतलब वियना कांग्रेस आएगी उसके बाद दोबारा और नेपोलियन की हार के बाद वो सम्मेलन होता है। ठीक है, तो इटली को फिर जब वियना सम्मेलन हो जाएगा तो पुनः 8 भागों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी राष्ट्र जैसे प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, ये चाहते नहीं थे कि आसपास के राष्ट्र में किसी तरीके के लोकतांत्रिक जो यूरोपीय और भी राष्ट्र हैं तो वहां पर लोकतंत्र ना आए भैया। ठीक है, वहां पर राजतंत्र बना रहे, क्योंकि जो 1815 वाला वियना सम्मेलन है अपन ने देखा कि वो तो राजतंत्र समर्थक थे, वो आधुनिक विचार जो थे, जो आधुनिक आपके परिवर्तन हो रहे हैं उसके समर्थक नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी सत्ता चली जाए, कोई भी शासक नहीं चाहता कि उसकी सत्ता चली जाए। ठीक है, तो वो ये आपका वहां पर आयाम ये देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि जब इटली को ये पुनः 8 भागों में विभाजित कर देंगे, है ना, क्यों विभाजित कर देंगे, उसके पीछे पूरा का पूरा वही थीम है कि अगर भाषा के आधार पर इटली को एक कर देंगे तो भैया किसको खतरा हो जाएगा, वही चौधरी जो ऑस्ट्रिया हैं आपके। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को खतरा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिया ये करेगा कि भैया बोल देगा कि इटली को वापस से 8 भागों में बांट दो यार, टेंशन नहीं चाहिए किसी तरीके की, है ना। तो यहां पर फिर एकीकरण होगा इटली में। गैरिबाल्डी देखेंगे अपन, वहां पर इमैनुअल देखेंगे अपन, इमैनुअल का नाम देखेंगे, वहां पर अपन कैवोर का नाम देखेंगे, आएगा अभी सब धीरे धीरे। जिस तरीके से आपने भारत का एकीकरण देखा है कि पहले अंग्रेजों ने कर दिया, है ना, उसको अपन मतलब नहीं उसको बोल सकते कि उन्होंने किसी तरीके से एकीकरण के लिए काम नहीं किया, करवाया हम ही, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने करवाया, लेकिन उन्होंने किया एकीकरण। उसके बाद जो आपके रियासतों का एकीकरण था, हमारे लौह पुरुष जो पटेल जो थे आपके, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, है ना, तो उनके द्वारा किया गया एकीकरण। ठीक है, उसी तरीके से वहां पर भी एकीकरण होगा। तो यहां पर भाषा के आधार पर इटली को एक करने के पक्ष में नहीं था ऑस्ट्रिया, इसलिए उसने 8 भागों में वहां पर, कहां पर, वियना सम्मेलन के दौरान उसको वापस से उसके निर्णय के अंतर्गत उसको क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। अब भौगोलिक रूप से अगर आप देखें, मैप देखें अगर आप इटली का, तो जो आपका इटली है, ठीक है ना, यहां पर हम सिंबॉलिक देखेंगे मैप को। ठीक है ना, देखिए आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा मैप बनाएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ पर सिंबॉलिक मैप बना रहा हूँ कि जो इटली है आपका वो भौगोलिक रूप से बिल्कुल एक जैसा है। भारत से उसकी तुलना करके देखिए, ऊपर जो है आपका पूरा आल्प्स पर्वत वाला एरिया है और तीनों तरफ वो सागर से घिरा हुआ है, तो उसको भी प्रायद्वीप के रूप में देखा जाता है। जैसे भारत है ऊपर हिमालय से और तीनों तरफ वो किससे, मतलब सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो भौगोलिक रूप से इटली एक था। ठीक है, और उसके अलावा उसका जो पास्ट है, अतीत है, वो बहुत गौरवशाली था, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम पुनर्जागरण देख रहे थे तो जो उसका उद्गम केंद्र है, जो उसका एपिसेंटर, जो उसका आपका क्या है, जो आपका उद्गम केंद्र है वो क्या है, इटली ही तो था। ठीक है ना, तो उसका अतीत गौरवशाली था। ये सब कारक हैं जो कारक अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे इटली के एकीकरण में, कि भैया उसका अतीत भी गौरवशाली है। उसके बाद आप देखेंगे लैटिन भाषा का जो प्रभुत्व पूरे यूरोप में आप देखेंगे, तो लैटिन भाषा का भी अगर उद्गम केंद्र देखें तो जो मूल उद्भव है उसका वो भी इटली से हुआ था। ठीक है, उसके अलावा जो कैथोलिक धर्म है वो भी प्रभावी था जो पूरे यूरोप में, उसके भी जो मूल उद्गम केंद्र है, जो मूल उद्भव स्थान है, वो भी आपका इटली था। क्यों? क्योंकि रोम में पोप था और पोप का पूरे यूरोप में कभी शासन हुआ करता था, है ना, जो मतलब पोप जैसे रोम का शासन जो था पूरे यूरोप में हुआ करता था। ठीक है, और आप देखते भी हैं प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जब अपन चर्चा करते हैं, कुंस्तुतुनिया वगैरह, रोम है आपका, यूनान है, मिस्र जो है, इसकी चर्चा होती है। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको थोड़ा सा कहानी बता रहा हूं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि इटली का एकीकरण क्या है। ठीक है, तो इटली के अगर मानचित्र को हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर इटली के मानचित्र को देखेंगे तो
आप देखेंगे कि यहां पर जो ऊपर वाला एरिया है, यहां पर एक क्षेत्र है आपका पीडमॉन्ट, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वियना सम्मेलन के दौरान अपन ने देखा सार्डिनिया, और सार्डिनिया में ही आपका जो होगा अभी सीधे सीधे आगे अपन देखेंगे कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही पूरा का पूरा इटली का एकीकरण होगा। तो पीडमॉन्ट और सार्डिनिया यहां पर थी आपकी स्थानीय सरकार थी। यहां पर दो और छोटे छोटे आपके क्षेत्र थे, एक का नाम था लोम्बार्डी और एक का नाम था वेनेशिया। ये जो था आपका वेनेशिया वाला जो क्षेत्र है आपका, वो ऑस्ट्रिया के अधीन था, ठीक है ना। तो होगा क्या, और यहां बीच में आपका पोप का राज्य था, है ना, जो आपका रोम है, रोम वाला एरिया है, नीचे आपका नेपल्स वाला एरिया है, और यहां पर आपका सेसेल्स है दक्षिणी भाग में। अगर अपन देखें, बस इतने ही क्षेत्रों को अपने को याद रखना है। अब अपने को वियना जो आपका सम्मेलन था उसका निर्णय याद है कि सार्डिनिया को क्या किया गया, सार्डिनिया को पीडमॉन्ट का क्षेत्र दे दिया गया था, ठीक है ना। और सिसिली और नेपल्स जो दक्षिण वाली अपन बात कर रहे हैं, ब्रूवो वंश का शासन था। ये ब्रूवो वंश अपन ने पढ़ा था फ्रांस, मतलब देखिए एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ ऑस्ट्रिया है, यहां पर सार्डिनिया। अब सार्डिनिया चाह रहा था कि जब नेपोलियन को हराने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका का अपना निर्वाह किया था, तो वो चाहता था कि भैया सब इटली को मिला लिया जाए, ये तो सब जो है आपके विदेशी लोग हैं, तो हमारा राष्ट्र, तो हमारे लोगों का शासन, वही होम रूल वाली थीम आ जाएगी कि हमारा राष्ट्र, हमारा अधिकार और हमारे शासन का अधिकार हमको सुनिश्चित करिए आप। तो सार्डिनिया ये चाहता था कि इटली एक हो जाए। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस की सीमा है वो तो बिल्कुल इटली से लगी हुई है ना। तो जो फ्रांसीसी क्रांति से लोकतांत्रिक मूल्य का जो प्रसार चालू हुआ था, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का, उसकी तो पूरा का पूरा डोमिनो इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो इटली से भी आपको देखने को मिलेगा। तो यही कारण था कि सार्डिनिया चाहता था कि इटली एक हो जाए। अब इटली के एकीकरण में हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे अपना, जो बाधक तत्व है। अभी तक तो मैंने कहानी बताई, आपको एक रोड मैप तैयार किया है ना आपके मानसिक पटल पर। अब अपन देखेंगे कि पॉइंट्स क्या है। तो जो इटली के एकीकरण में जो बाधक तत्व थे, उसमें सबसे पहला जो आपका बाधक तत्व है वो कौन? वही ऑस्ट्रिया आपका, ठीक है, मैटरनिक वाला। तो ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण में से ऑस्ट्रिया के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो सकता था और उसका कारक हो सकता था वो, इसीलिए उसने इटली के एकीकरण में क्या किया, मतलब ऋणात्मक भूमिका का निर्वहन किया। चूंकि इसके साथ ही बुल्गारिया, अल्बानिया, जो अन्य जो आपके यूरोपीय राष्ट्र है, वो भी तो मांग करने लग जाएंगे कि हमको स्वतंत्र करो भैया, हमको भी लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाओ। तो इस तरीके से तो ऑस्ट्रिया की पूरी मंडी खत्म हो जाएगी, ऑस्ट्रिया का तो अपना जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बाय मिस्टेक निकल गया, जो ऑस्ट्रिया है ना, प्रशा ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रिया है आपका, वो उसके एकीकरण के रूप में सबसे बड़े बाधक के रूप में वहां पर उभर कर आएगा। दूसरा जो है आपका फ्रांस। अब फ्रांस जो है वो पड़ोस में शक्तिशाली राष्ट्र के उदय का विरोधी है। कोई भी राष्ट्र नहीं चाहेगा भैया कि हमारे पड़ोस में बहुत शक्तिशाली राष्ट्र हो जाए तो हमको किसी न किसी तरीके का नुकसान हो जाएगा। और एकीकरण से फ्रांस का जो प्रभाव क्षेत्र होगा उसमें भी कमी देखी जाएगी। तो वो आपका एक बाधक तत्व के रूप में काम करेगा। तीसरा क्या, वही सब पॉइंट आएंगे। तीसरा आपका पोप। अब पोप कभी चाहेगा कि उसका अपना शासन समाप्त हो जाए? कोई भी शासक नहीं चाहता। तो एकीकरण के मार्ग में पोप भी बाधक, क्योंकि राजनीति के साथ साथ पोप का धार्मिक प्रभाव भी कम हो जाएगा। उसका जो धार्मिक प्रभाव क्षेत्र है उसकी प्रभाविता में ह्रास होगा, ठीक है। और उसके बाद वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन तो बाधक तत्व था ही, क्योंकि उसी के निर्णय से उसको क्या किया गया था, वापस से 8 भागों में विभक्त कर दिया गया था, क्योंकि वो भी राजतंत्र समर्थक था। मैंने बताया प्रतिक्रियावादी सम्मेलन था। फिर फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट है कि स्थानीय शासक भी इसके एकीकरण के विरोधी थे, क्योंकि सबकी अपने अपने भैया रियासत है, कोई भी नहीं चाहता अपने को शासक से और शासित के वर्ग में खुद आदमी अपने आप को लाना चाहेगा। तो जो स्थानीय शासक थे वो भी कई एकीकरण के विरोधी थे। दक्षिणी इटली का अगर क्षेत्र देखेंगे हम, तो ज्यादा जो आपका पिछड़ा था, जो सिसिली और जो आप नेपल्स वाला एरिया आप देख रहे हैं, और कुछ कुछ भौगोलिक समस्याएं भी थी छोटे छोटे राज्यों को लेके। अब इसमें अपन ये देखेंगे कि इस जो इटली का एकीकरण का चरण चल रहा हुआ है उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो सहायक हैं। हमने मतलब विरोधी बाधक तत्व देख लिए, तो अब सहायक भी तो देखेंगे। तो सहायक तत्व में आप वही सब पॉइंट लिखेंगे कि जो इटली का आपका अतीत था वो गौरवशाली था। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए तथ्य के रूप में वहां पर, फैक्ट के रूप में वहां पर लिखेंगे कि सर्वप्रथम जो पुनर्जागरण की चेतना है वो उसका उद्भव और विकास इटली में ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो फ्रांसीसी क्रांति है और नेपोलियन के अभियान के कारण वहां पर दूसरा पॉइंट है राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार होगा। और नेपोलियन के अभियान ने 2 प्रकार से इटली के एकीकरण को प्रभावित किया। पहला ये कि जो आपका नेपोलियन के विरोध के क्रम में जो इतालवी जनता थी आपकी, उसने एकजुटता का परिचय दिया। और दूसरा ये कि जो नेपोलियन ने आपका
इटली का राजनीतिक एकीकरण कर दिया था। मैंने बताया था आपको कि 8 राज्य क्षेत्र में वो विभक्त था, उसको मतलब इकट्ठा करके वो 2 भागों में उसको पुनर्गठित कर देगा। तो भैया उससे क्या होगा, राजनीतिक एकीकरण की चेतना का विकास होगा और आधुनिक संस्थानों का जो गठन किया गया था उसके द्वारा नेपोलियन का, उसके कारण भी राजनीतिक जो आपकी जो मतलब प्रगतिशील मूल्य थे, लोकतांत्रिक मूल्य थे, उनको बल मिलेगा। तो वो आपके इटली के एकीकरण, इटली के राष्ट्रवाद की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद मतलब 2 पॉइंट्स कौन से, कि किस तरीके से नेपोलियन के अभियानों ने मतलब इटली के एकीकरण को प्रभावित किया। उसके बाद जो तीसरा जो आपका सहायक तत्व है उसमें वही आपका सम्मेलन आ जाएगा, वियना सम्मेलन। हर चीज के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो वियना सम्मेलन से क्या हुआ, इसमें सार्डिनिया को, मैं आपको सब पहले ही बता दिया है मैंने कहानी के रूप में, अब अपन सिर्फ पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं। इसमें सार्डिनिया को पीडमोंट का क्षेत्र दे दिया गया। अब इससे क्या हुआ, जो सार्डिनिया की स्थिति थी वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और सार्डिनिया जो था अपेक्षाकृत बहुत प्रगतिशील राज्य था और इसके ही नेतृत्व में आगे चलकर एकीकरण अपने मूर्त रूप को ग्रहण करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो मैंने आपको बताया था 1830 और 1848 की जो यूरोपीय क्रांतियां हैं, इन क्रांतियों के दौरान इटली में राष्ट्रवाद की लहर उठेगी। ठीक है, हालांकि एकीकरण की प्रक्रिया को सफलता नहीं मिलेगी इस दौर में, जाके अंततः वो 1871 में होगा। लेकिन यहां से क्या होगा कि राष्ट्रीय चेतना के विकास का व्यापक आधार निर्मित होगा। जैसे हमारे यहां नहीं था कि भैया गरम दल आता है, मतलब पहले नरम दल आता है, फिर गरम दल आता है ना। तो ये क्या करते हैं कि नरम दल के बारे में हम उपलब्धियों में देखते हैं कि भैया इनने कुछ मांग तो की नहीं, मतलब मांग की तो इन्होंने कोई मूर्त रूप दिया नहीं, ये तो वही कर रहे थे, है ना। तो ये ब्रिटिश मतलब प्रभुता के भक्त थे, ऐसा बोलते हैं ना, उनके ऊपर मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ योगदान होता है। जैसे नरम दल ने यहां पर राष्ट्रवाद की जो चेतना था उसके प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब तक भावना, राष्ट्रवाद की भावना आकार ग्रहण नहीं करेगी तब तक कोई राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, है ना। तो वही यहां पर भी हुआ कि जो इन क्रांतियों के दौरान इटली में राष्ट्रवाद की लहर उठी, उसने मतलब एकीकरण की प्रक्रिया को सफलता नहीं मिली उससे, मतलब उस दौरान, है ना, 1850 तक। लेकिन राष्ट्रीय चेतना का व्यापक विकास का आधार तैयार हुआ, जिससे जो आगे चलकर 1871 में एकीकरण होगा उसका मार्ग जो है प्रशस्त होगा। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम आता है इसमें, जिनको माज़िनी, जो पिज्जा वाला जैसे माज़िनी होता है पिज्जा, तो माज़िनी की भूमिका, मैजिनी की भूमिका आप देखेंगे, मैजिनी की भूमिका। तो ये इटली के बहुत बड़े प्रबुद्ध थे, प्रबुद्ध विचारक थे। इन्होंने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में राष्ट्रीय चेतना के उभार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। अब देखिए विश्व इतिहास का कैसे हमारे इतिहास में फर्क देखेंगे आप, मतलब किस तरीके से वो प्रभाव डाल रहा है। तो हमारे यहाँ हेनरी जो मतलब डेरिजियो थे, जो है ना, हेनरी विवियन जो डेरिजियो थे, उन्होंने भी तो यंग बंग आप जो मूवमेंट देखते हैं, है ना, तो इस नाम से मतलब बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्रों में यंग आगे उनके राष्ट्र का नाम लग जाएगा और संस्थाएं बनेंगी। तो मैजिनी ने उस समय वहां पर यंग इटली नामक संस्था का निर्माण किया, गठन किया और उसने वहां पर गणतंत्र और क्रांतिकारी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। और इस तरीके के विचारों से उनका जो युवा वर्ग था वहां पर इटली में, वो बहुत ज्यादा प्रभावित था। जैसे हमारे यहां आप देखेंगे भगत सिंह जी लोगों का, सुभाष चंद्र बोस जी लोगों का नाम आप सुनते हैं। तो उस तरीके से वहां पर भी इन क्रांतिकारी गतिविधियों का जो वो विचारों का जो प्रसार कर रहे थे, उन विचारों से वहां के युवाओं पर विशेष प्रभाव देखा गया, है ना। मैजिनी की भूमिका की बात करें, इसके अलावा जो मैजिनी था उसने सिर्फ अपने इटली के अंतर्गत नहीं, मतलब वो जो था यूरोप के कई अन्य राष्ट्रों की लड़ाइयों में भी अपना समर्थन देता था। ठीक है ना, समर्थन देता था। उस समय के दौर में आप जब देखेंगे तो जैसे गैरिबाल्डी का नाम आएगा अभी इटली के एकीकरण के संदर्भ में, तो वो भी अगर साउथ अमेरिका में भी अगर इस तरीके का कोई अभियान चल रहा है जहां पर लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की स्थापना की जा रही है, तो वो वहां पर भी जाके अपना सहयोग देंगे। मैंने देखा ना, मैंने बोला ना आपको, अपन देख रहे हैं कि वहां पर एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिलेगा कि अब राष्ट्र अपनी सीमा के अंतर्गत नहीं, दूसरी जगह भी अगर कोई राष्ट्र लोकतंत्र के समर्थन में खड़ा है, लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना चाह रहा, तो उसकी वो हेल्प करेंगे, है ना। जैसे साउथ अमेरिका में पेरू, बोलीविया वाला जब लड़ाई चलेगा लोकतांत्रिक मतलब शासन की स्थापना के लिए, तो वहां पर भी गैरिबाल्डी अपना सहयोग देंगे। तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को राष्ट्रवाद के स्तर पर सहयोग देना चालू कर दिया था इस समय। ठीक है, इसके बाद जो हम दौर देखेंगे ये 1850 तक के दौर में हम आ गए। अब इसके बाद जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे 1850 से 71 का दौर। ठीक है, 1815 से हम 1850 तक आ गए। अब जो 1850 से 71 का दौर है, जहां अंततः हम इटली के एकीकरण को
मतलब समाप्त करेंगे, इटली का एकीकरण हो जाएगा। तो 1850 से जो 71 का आपका चरण है वो आपका निर्णायक चरण भी बोला जाता है। इस चरण में एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको पूर्णता तक पहुंचाने में तीन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, आप याद रखिएगा। एक नाम आता है आपका कैवोर, ठीक है, कैवोर आता है, कावूर भी बोला जाता है उनको, ठीक है। तो कावूर जो थे आपके वो पीएम थे कहाँ के, वही सार्डिनिया के। अगर हम देखें आपके इटली की बात करें अगर अपन, ठीक है, अगर इटली की बात करें तो जो इटली का आपका ये सार्डिनिया वाला क्षेत्र है, यहाँ के जो पीएम हैं आपके वो कौन हैं, कावूर हैं। इसके बाद जैसे ये पीडमॉन्ट हो गया था आपका, ठीक है, पीडमॉन्ट के ऊपर मैंने बताया था आपको कि लोम्बार्डी है और वेनेशिया है, नीस है, सिवॉय है, बीच में आपका रोम वाला एरिया है, नीचे आपका क्या है नेपल्स, और इधर आपका सिसली वाला एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था कि तीन लोगों का नाम देखेंगे जिन्होंने एकीकरण के मतलब मार्ग को प्रशस्त करने में, उसको मूर्त रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उसमें से एक आपके हो गए कैवोर, ठीक है, जिनको आप कावूर भी बोल सकते हैं, वो पीएम थे आपके सार्डिनिया के। दूसरा जो थे आपके गैरिबाल्डी, ठीक है, गैरिबाल्डी जो थे आपके। तीसरे आपके जो इमैनुअल थे, जो वहाँ के शासक थे पहले, मतलब शासक बहुत मतलब उनका उदाहरण के रूप में नाम लिया जाता है कि भैया इमैनुअल जो थे वो इस तरीके के जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विचार थे उसके समर्थक थे, शासक होने के बावजूद भी, ठीक है। तो राष्ट्रभक्त के रूप में इन लोगों का नाम वहां पर देखा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की भूमिका भी इस चरण में देखी जाएगी जो एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त करेगी। अब हम देखेंगे पहला कावूर को इसी के अंतर्गत, है ना, क्योंकि व्यक्तित्व आधारित भी प्रश्न मेंस में पूछा जा सकता है। अब जो कावूर था आपका वो सार्डिनिया का पीएम था, और उसने एकीकरण हेतु सर्वप्रथम क्या किया, सार्डिनिया के अंतर्गत कुछ सुधार किया। क्यों, क्योंकि जब भाई आप खुद में सुधार लाएंगे, गांधी जी का वो है ना कि कथन है बहुत ही फेमस कि अगर आप दूसरों में बदलाव देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर सुधार लाइए। तो जो कावूर है आपके वो क्या करेंगे, पहले अपने राज्य को, वहां पर लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना, वहां पर जो एक आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे ताकि बाकी जो इटली का क्षेत्र है वो भी उससे प्रेरणा ग्रहण करे और इटली का जो एकीकरण है वो हो सके, इटली का राष्ट्रवाद जो है मूर्त रूप, मूर्त आकार, आपका मूर्त आकार जो है ग्रहण कर सके। तो कावूर क्या करेंगे, कुछ सुधार करेंगे। उसके अंतर्गत जो मुख्य सुधार हैं उसमें उन्होंने आधुनिक सेना का सबसे पहले क्या किया, मतलब मॉडर्न जो आपकी सेना थी, जो आधुनिक सेना है, आधुनिक सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन करेंगे, आधुनिक सेना का गठन करेंगे। उसके अलावा वो अर्थव्यवस्था का भी विकास करेंगे। उसके अलावा वो धर्म को राज्य के अधीन लाएंगे, और जो पूरे शासन का संचालन है वो एक संसद के माध्यम से करेंगे। और भी अन्य प्रावधान थे, इतने प्रावधान फैक्ट के रूप में काफी हैं। तो इन सब का क्रक्स तो वही हो गया ना कि आदर्श राज्य की स्थापना, ताकि दूसरे राज्यों को भी एकीकरण के लिए क्या हो, प्रेरणा मिले, राष्ट्रवाद की भावना का प्रकाश हो, राष्ट्रवाद की जो प्रसार हो और राष्ट्रवाद की चेतना का प्रसार हो, है ना। राष्ट्रवाद की चेतना जो है सभी लोगों के अंदर एकजुटता की भावना लाए और इटली का एकीकरण हो सके। अब क्या होगा कि मतलब अभी तक अपन ने पढ़ा क्या, इसमें सबसे पहले अपन ने बाधाएं देखा है। देखिए बीच बीच में मैं आपको सिनॉप्सिस इसलिए बताता हूं कि ये पॉइंट्स आपको याद रहे। इसके बाद अपन ने 1815 से 50 का दौर देखा, उसी के अंतर्गत अपन ने नेपोलियन देखा, वियना सम्मेलन देखा, फिर 1830 और 48 वाली क्रांति का किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रवाद के उभार में सहयोग मिला, और उसके बाद माज़िनी। और देन हम 1850 से 71 के चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कैवूर जो पीएम है सार्डिनिया के, जो आंतरिक सुधार कर रहे हैं, यही जो है पूरा सीन क्रिएट करेंगे जो क्रीमिया जो है युद्ध के दौरान हम देखेंगे। ये सब आएगा, अभी परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है हमको, ठीक है। तो इस समय जो है आंतरिक सुधार कर रहे हैं कैवूर, ठीक है। और संयोग से उसी समय आपका क्रीमियन वॉर चल रहा है, क्रीमिया युद्ध किसके बीच में, रूस और किसके बीच में चल रहा है, ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की एक साइड है और एक तरफ आपका रूस है। तो कैवोर क्या करेंगे यहां पर, बिना बुलाए, बिना सहयोग के, बहुत ही रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पे बहुत योग्य व्यक्ति थे ये। अब कैवोर पूरी पिक्चर सेट करेंगे कि किस तरीके से भैया चारों तरफ, एक तरफ फ्रांस बैठा है शासन में हमारे यहाँ, एक तरफ हमारे स्थानीय शासक बैठे हैं और एक तरफ हमारा क्या बैठा, ऑस्ट्रिया बैठा, किस तरीके से इनको निकाला जाए, अकेले तो निकाल नहीं सकते हम। तो कैवोर क्या करेंगे कि बिना सहयोग के ही, मतलब बिना बुलाए ही ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए अपनी सेना लेकर पहुंच जाएंगे। अब देखिएगा, ठीक है, ब्रिटेन को किस तरीके से अपने पक्ष में लेंगे। तो पहले वो ऑस्ट्रिया को मतलब पहले वो फ्रांस के क्षेत्र से कुछ क्षेत्र अपने तरफ मिला लेंगे, फिर ऑस्ट्रिया जर्मनी का वहां वॉर होगा तो बाकी सब क्षेत्र को भी पुनर्गठित कर लेंगे। तो वो देखेंगे, अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कि कैवोर ने मतलब अब वहां पर ब्रिटेन की मदद के लिए वो चला जाता है, ठीक है। और अभी ऑस्ट्रिया भी, फ्रांस भी उसके क्या है, शत्रु ही तो है, उसके देश के अंदर, उसके राज्य क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाए हुए, लेकिन वो किसी तरीके से किसी से दुश्मनी नहीं लेगा। सबसे पहले वो 1815 के जो सम्मेलन में जब उसको आमंत्रित किया जाएगा इस सहयोग के कारण, तो वो बस ऑस्ट्रिया की, जो आपका ऑस्ट्रिया वाला क्षेत्र है, प्रशा जर्मनी जो ऑस्ट्रिया वाला क्षेत्र है आपका, तो वो ऑस्ट्रिया की आलोचना करेगा और ऑस्ट्रिया को आपके फ्रांस के सहयोग से उन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व मतलब स्थापित कर लेगा
देगा, ऑस्ट्रिया को निपटा देगा वो वहां से, ठीक है ना, फ्रांस की मदद से, ठीक है। लेकिन फिर जब वो रोम पर कब्जा करने के लिए जाएंगे तो फ्रांस फिर उसका विरोध कर देगा, तो फिर वहां पर ब्रिटेन सहयोग करेगा उसका, और ब्रिटेन की मदद से फिर एकीकरण का पहला चरण पूर्ण होगा, जिसमें सिसिली, नेपल्स वगैरह वहां पर क्षेत्र ले लिए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब दक्षिण में तो उसका मतलब क्या होगा, मतलब विरोध होगा, फिर आगे चल के ब्रिटेन का जब आपका सहयोग मिलेगा तो पूरा उसका एकीकरण हो जाएगा। फिर बाद में जर्मनी, और जब इनका भी युद्ध होता है तो उससे भी वो सहयोग से जर्मनी के प्रशा जर्मनी वाला युद्ध जो आएगा उससे बाकी के क्षेत्र भी अपने इटली में सम्मिलित कर लेंगे। अब क्या है, अपन देखेंगे कि क्रीमिया युद्ध जो है उससे 1871 का समय हम देखेंगे, मतलब क्रीमियन जब वॉर वाला एरा देखेंगे अपन, जब दक्षिण पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद का चरण देखेंगे, तो उसमें अपन ने बात के लिए एक तरफ रूस है, एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और ऑस्ट्रिया का झुकाव भी उधर ही था आपका। तो जो ये युद्ध होता है, क्रीमियन जो युद्ध होता है, इस युद्ध में कैवोर क्या करता है, ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में अपना सैन्य सहयोग देता है, बिना बुलाए चले गए। देखिए यही होता, आईआर में यही करते हैं, किस तरीके से, किस योग्यता से अपने हितों को साधना, ठीक है ना, जो अपने राष्ट्रवाद को क्या करे, किसी तरीके से मूर्त रूप प्रदान कर सके। तो पहला तो ये हो गया कारण, है ना, जो मतलब कार्य जो कैवोर कर रहे हैं, कैवोर ने क्या क्या योगदान दिया हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, 1856 में युद्ध के पश्चात पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और कावूर को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, ठीक है। अब कावूर को जब इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया तो कावूर ने एकीकरण के मुद्दे को उठाया और ऑस्ट्रिया की आलोचना की। जैसे वहां पर एक सम्मेलन हुआ, वैसे यहां पर जब ये क्रीमिया युद्ध वगैरह जो चल रहा है, अब जब यहां युद्ध की मतलब समाप्ति होगी तो वहां पर भी पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा और वहां पर कावूर को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। तो कावूर बड़ी ही चालाकी से एकीकरण के मुद्दे को उठाएंगे और सिर्फ ऑस्ट्रिया की आलोचना करेंगे, फ्रांस वांस से कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। और इसी के संदर्भ में बहुत सारी बुक्स में आपको एक स्टेटमेंट मिलता होगा कि क्रीमिया के कीचड़ से ही इटली का निर्माण हुआ, क्योंकि जो क्रीमिया का युद्ध हुआ उसी में तो इन्होंने सहयोग किया ब्रिटेन और फ्रांस को, और फिर ब्रिटेन और फ्रांस को अपने हितों के लिए वो साधेंगे। तीसरा ये कि फ्रांस से मित्रता, ठीक है, वो किस संदर्भ में कि इस समय फ्रांस में जो शासन था वो नेपोलियन थर्ड का था, ठीक है। नेपोलियन थर्ड जो नेपोलियन का ही मतलब उत्तराधिकारी था और नेपोलियन की नकल वकल करता था। बहुत सारे शासकों का नाम नहीं याद करना हमने को कि लुई 14, 15, 16, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो अपन देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ का मतलब उनका जो है उनका इतिहास नहीं पढ़ना अपने को, मेन थीम लेना है जो किसी तरीके से विश्व इतिहास में इनपुट दे रही है। तो नेपोलियन थर्ड जो था वो शासक था तत्कालीन, 1850 के आसपास बना था और ये नेपोलियन की नकल करता था और मतलब जैसे इस तरीके के काम करता था अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए। तो इसने क्या किया कि सेंट हेलेना से अस्थियां मंगवा ली, किसकी, नेपोलियन की। तो वहाँ के लोग बहुत भावुक है, तो वो सब फिर एक साथ जनता सड़क पे उतर आएगी, ठीक है। तो फ्रांस से मित्रता किसने, कैवोर ने किया। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अगर जो युद्ध होगा उसमें फ्रांस जो है कावूर को सहयोग देगा, लेकिन फ्रांस ने वहां पर एक शर्त रखी कि भैया ये युद्ध में हम सहयोग तभी देंगे जब युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया करेगा। तो यहां का कावूर को देखिए कि किस तरीके से वो युद्ध के लिए उकसाएगा ऑस्ट्रिया को, ठीक है। अब फ्रांस को जो इस समझौते के अंतर्गत कावूर ने बोला कि नीस और सेवाओं, जो सेवाएं, वो ऊपर वाला जो एरिया था ना इटली का, वहीं पर आपका नीस और सेवाएं वाला क्षेत्र प्राप्त होगा और कावूर को मिलेगा आपका कौन सा क्षेत्र, लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र मिलेगा। यह प्रावधान था उसमें। युद्ध की शुरुआत जब ऑस्ट्रिया द्वारा होनी चाहिए, ठीक है, एक ये शर्त रखी फ्रांस ने। दूसरा ये कि बोला गया कि फ्रांस को नीस और सेवाएं का क्षेत्र प्राप्त होगा, कावूर को लोम्बार्डी और वेनेशिया वाला क्षेत्र मिल जाएगा। अब ऑस्ट्रिया से युद्ध, चौथा कारण है ना, इस फेज की जो बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया से जब युद्ध होगा तो कावूर ने ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाया और ऑस्ट्रिया ने जैसे ही आक्रमण किया तो फ्रांस ने सहयोग दिया और कावूर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए लोम्बार्डी पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। लोम्बार्डी को जीत लिया, ऊपर वाले क्षेत्र में था, ठीक है, जहां पीडमॉन्ट है उसके पास, ठीक है। लोम्बार्डी भी वही है और इस साइड में आपका वेनेशिया है। तो लोम्बार्डी जो है उसको जीत लेंगे और अचानक ही फ्रांस ने ऑस्ट्रिया से युद्ध विराम के लिए समझौता कर लिया और युद्ध को रोकना पड़ गया। तो भैया एक क्षेत्र तो उनके अंतर्गत आ गया ना, उनका अपना काम हो गया, रणनीतिक सफलता कैवोर ने हासिल कर ली। अब दूसरा ये कि जो एकीकरण का प्रथम चरण है उसमें जो युद्ध हुआ क्रीमिया के पश्चात, लोम्बार्डी और जो अन्य रियासतें थीं उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे टस्कनी था आपका, मैडोना है, परमा है और भी बहुत सारे छोटे छोटे रियासतें थीं इटली में। तो जब युद्ध समाप्त हो गया क्रीमिया वाला तो उसके पश्चात लोम्बार्डी और जो अन्य रियासत की जनता थी
उन्होंने भी नई मांग चालू कर दी। वही आदर्श राज्य से प्रेरणा ग्रहण करके राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो रहा है, राष्ट्रवाद की भावना जो है आकार ग्रहण कर रही लोगों के बीच में। तो जो अन्य रियासतों के लोग थे वो भी बोले कि भैया हमारा भी विलय कर दो सार्डिनिया में विलय की मांग करने लग गए वो। तो फ्रांस डर गया। अब फ्रांस ने इसका विरोध चालू किया। तब अब ब्रिटेन पिक्चर में आएगा और ब्रिटेन बोलेगा, जब अब देखिए आईआर में क्या होता है, अपनी प्रभुता अपनी सर्वोच्चता बनाए रखना। अब ब्रिटेन भी जहां मौका मिलेगा ना फ्रांस को दबा देगा कि बेटा अब हम आ गए, हमको हमको हमारी सर्वोच्चता स्थापित करने दो। तो अब यहां पर जैसे ही फ्रांस उसका विरोध करेगा, जब फ्रांस डर गया कि इतना शक्तिशाली बन जाएगा इटली तो हमको भी निपटा देगा, है ना। तो अब क्या करेगा फ्रांस, इसका विरोध करेगा। तो जब विरोध करेगा तो ब्रिटेन उसका समर्थन कर देगा और अंततः इन सारे क्षेत्रों का विलय आपका सार्डिनिया में प्लेबिसाइट, जिसको आप जनमत संग्रह बोलते हैं, उसके द्वारा होगा। किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें, वो दक्षिण की तरफ से एकीकरण किस तरीके से हुआ इटली का, वो देखेंगे। तो दक्षिणी राज्यों ने भी अब मांग कर ली थी कि भैया सार्डिनिया में हमारा विलय किया जाए। तो वो मांग बढ़ती जा रही थी। तो कैवोर जो थे वो बहुत ही चालाक थे, कूटनीतिक और मतलब जो नेतृत्व करता उनकी जो क्षमता थी वो बहुत ही चालाक थे उस हिसाब से। तो कावूर क्या करेंगे कि गैरिबाल्डी जो थे आपके, वो निवासी थे आपके जो ऊपर वाला क्षेत्र था ना इटली का, ऊपर वाला जो पीडमॉन्ट देख रहे थे, तो उसी के पास में एक नीस है क्षेत्र, वहां के रहवासी थे। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे उस समय यूरोप और अमेरिका में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने का कारण ये था, लोकप्रिय नेता होने का कारण ये था कि कहीं भी आजादी की लड़ाई होती थी तो वहां पर वो सहयोग करते थे। तो ये क्या करेंगे, कैवोर ने बोला वहां पर जाके, कावूर ने, कि गैरिबाल्डी को एक साहसी देशभक्त के रूप में इस दक्षिण के एकीकरण के अभियान को नेतृत्व प्रदान करने के लिए वो समझाएंगे और उनको मना लेंगे। अब गैरिबाल्डी निकलेंगे दक्षिण के अभियान के तरफ। तो उनका विरोध कौन करेगा? फ्रांस करेगा। लेकिन अब कौन करेगा सहयोग इनका? ब्रिटेन करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन यहां पे पुनः समर्थन करेगा किसका? इटली का, गैरिबाल्डी का। और जनता के सहयोग से जो आपका दक्षिण वाला क्षेत्र था, जो अपन सिसिली की बात कर रहे थे, और जो आपका ये नीचे वाला क्षेत्र था जो नेपल्स था, उस पर गैरिबाल्डी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो गैरिबाल्डी है वो रोम, जो बीच में था, बीच में आपका रोम जहां पे पोप का शासन था, वहां पे भी नियंत्रण करने की इच्छा रखेंगे गैरिबाल्डी की, भैया हाथों हाथ यहां पर भी एकीकरण कर ही लिया जाए, इस पर नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया जाए। लेकिन रोम की रक्षा फ्रांसीसी सेना कर रही थी। तो कावूर ने सोचा कि इससे फ्रांस और इटली के बीच अभी बहुत बड़े युद्ध की संभावना वो आंक गया, उन्होंने आंक लिया। बहुत ज्यादा दूरदर्शी भी थे वो, है ना। नेतृत्व प्रदान करने वाला जो नेतृत्व करता होता है उसकी दूरदर्शिता पर पूरा का पूरा राष्ट्र का विकास, भविष्य जो है निर्भर करता है। तो कावूर जो है उनको ये अंदाजा लग गया कि एक बड़ा युद्ध हो सकता है और इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है, तो अभी टाल दो, है ना। तो अभी रोम वाले क्षेत्र को छोड़ दो। तो कावूर ने क्या किया कि एक बड़े युद्ध की संभावना को देखते हुए जो इमैनुअल थे आपके, जो उस समय शासक थे वहां के, तो कहां? इटली में। तो जो इमैनुअल थे उनको दक्षिण की तरफ भेजा और बोला भैया कि गैरिबाल्डी को समझाओ जाके और गैरिबाल्डी को रोको। तो गैरिबाल्डी ने इमैनुअल को क्या किया? सिसिली और नेपल्स की सत्ता सौंप दी और यहां पर युद्ध को टाल दिया। इसके बाद 1861 में, कब? 1861 में इन क्षेत्रों में फिर से जनमत संग्रह कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया। जैसे कश्मीर वश्मीर के संदर्भ में आप बाहर जो आफ्टर इंडिपेंडेंस में पढ़ते हैं, देखते होंगे, तो वही जनमत संग्रह कराया गया और संपूर्ण इटली का शासक घोषित कर दिया गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ आपका कि एकीकरण का जो दूसरा चरण था वो संपन्न हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ इसमें देखिए, वेनेशिया और जो रोम वाला एरिया है, तो जो आपका वेनेशिया वाला एरिया है उसमें क्या मतलब लास्ट और निर्णायक चरण बचेगा, जिसको अंतिम चरण के रूप में देखेंगे अपन। ठीक है। तो वेनेशिया बच गया, ये द्वितीय चरण जो चल रहा था आपका, तो वेनेशिया और रोम बच गया। तो जो रोम था और वेनेशिया जो आपका दोनों क्षेत्र है वो इटली के नियंत्रण से बाहर था। वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था और जो रोम था उसमें फ्रांसीसी सेना रक्षा कर रही थी। तो क्या करेगा कि अभी भी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया पे, जो ऑस्ट्रिया है आपका, उस पर आक्रमण का साहस इटली नहीं करेगा। ठीक है। फिर आगे कुछ ऐसा विवाद होगा कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का युद्ध हो जाएगा आपका, और उस युद्ध का लाभ उठाते हुए वहां पर इटली जो है वेनेशिया वाले क्षेत्र को इटली में मिला लेगा, और जो फ्रांस और जर्मनी का युद्ध होगा आगे चलकर, तो उसका लाभ उठाकर इटली रोम पर कब्जा कर लेगा। तो इस तरीके से पूरा इटली का जो एकीकरण है वो संपन्न हो जाएगा। तो अंतिम चरण की जो अपन बात कर रहे हैं उसमें पॉइंट्स देखेंगे। तो 1866 1866 की बात करें तो प्रशा और जो आपका ऑस्ट्रिया वाला युद्ध हो गया, है ना, ऑस्ट्रिया वाला युद्ध होगा। और
1870-71 में जो प्रशा और जो आपका फ्रांस का युद्ध होगा, इसके दौरान इटली ने क्रमशः वेनेशिया और रोम का जो क्षेत्र है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा इटली, और इसी के साथ इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाएगी। तो यहां पर इटली का जो एकीकरण है वो संपन्न होता है। कुछ क्वेश्चंस अपन नोट डाउन करते हैं जिसको आप रेगुलर लिखते रहिए प्लीज, है ना, क्योंकि वो वही शक्ति है आपकी, वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। तो इटली के एकीकरण के जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन करें, विभिन्न चरणों का वर्णन करें। एक ये आप क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, लेवल 2 का समझ सकते हैं उसको, कि जो आपका क्रीमिया का युद्ध था उसने किस तरीके से इटली के एकीकरण को मूर्त रूप प्रदान किया या किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम जर्मनी के एकीकरण की चर्चा करेंगे। जर्मनी के एकीकरण की चर्चा करेंगे, वो भी आपका भाषा आधारित ही राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जर्मनी के एकीकरण को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।